आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 9.4 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा और इसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो सारा बताया जाएगा। ये अपन के पास एक्सरसाइज 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये अपन के पास ऊपर दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, पेज 395 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन का ना आपको टाइम स्लैब दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिक्कत है, 1 से 7 तक तो आपको बन चुका है, तो 1 से 7 तक देखने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 के आगे ना टाइम स्लैब दिया होगा, आप ना डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के आगे ना टाइम स्लैब दिया होगा ब्लू कलर का। ठीक है, मान लीजिए अभी तो टाइम पता नहीं कि कितना टाइम में आएगा। ठीक है, तो मैं देख के आपको बता दूंगा कि कितने मिनट कितने सेकंड पे ये टाइम से ये क्वेश्चन नंबर 7 है। वो टाइम स्लैब आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाइएगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन का आपको टाइम स्लैब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 तक कितना है, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 तक, तो वो 23 तक आपको टाइम स्लैब नीचे दिया होगा, वो टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा और आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे जा सकते हैं। तो बस इतना ही। तो चलिए हेडिंग डालते हैं अपन एक्सरसाइज 9.4। चलिए अपन हेडिंग डालते हैं आप एक्सरसाइज 9.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.4 ये अपन के पास एक्सरसाइज है 9.4, 9.3, 9.1 और 9.2 तक नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, यानी तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, उस चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये अपन के पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद क्या है, ये क्लास 12 प्री डिफाइन है और पेज नंबर भी अपन मेंशन कर देते थे, पेज नंबर अपन के पास 395। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में अपन के पास यहाँ पे दे रखा है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अपन के पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल सॉल्यूशन में चेंज करना है। 1 से लेकर 10 तक अपन के पास ये क्या नाम है, जनरल फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन है अपन के पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है dy/dx इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये अपन के पास पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। एक्सरसाइज है ना 1 से लेकर 23 तक, जो एक्सरसाइज ये इसमें क्वेश्चन है 1 से 23 तक, वो सारे वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन है। तो वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि अपन को एक्स के एक्स तरफ रखते हैं, वाई को वाई तरफ रखते हैं। तो वाई को वाई तरफ रख देते हो dy/dx, एक्स को एक्स तरफ भेज देते हो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx इतना लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो dy/dx है, इसको हाफ एंगल में चेंज कर दीजिए। हाफ एंगल में चेंज किया जाए तो ये आ जाएगा अपन के पास 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx एज इट इज। 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे हमारे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अपन के पास dy कितना आ जाएगा, dy अपन के पास आ जाएगा sin स्क्वायर x/2 इंटू अपॉन cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो y का इंटीग्रेशन इसको एज इट इज रहने दीजिए। अभी इंटीग्रेशन tan स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर में चेंज करके होता है। तो सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 यह अपन के पास होता है dx। tan स्क्वायर को ये लिख सकते हैं ना, ऑब्वियसली ये लिख सकते हैं। तो अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो एज y आएगा सिर्फ। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो अपन के पास आएगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x और x/2 है तो x/2 हो जाएगा अपॉन x का जो कोफिशिएंट वो अपॉन में आएगा, तो x/2 का x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 में आ गया, माइनस टाइम्स 1 का ये क्या है, 1 का ये क्या नाम है इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन अपन के पास x होगा, ये हो जाएगा प्लस c। ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो अपन के पास c लिखना मत भूलिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, एक बार आंसर मिला लेते हैं। आंसर है अपन के पास, ये अपन के पास जनरल सॉल्यूशन हो गया पहला क्वेश्चन का। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो अपन के पास है पहला क्वेश्चन y इक्वल टू 2 tan x/2 माइनस x प्लस सी, ये अपन के पास पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास dy/dx √4 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, यह अपन के पास -2 से x लेस देन y लेस देन 2 ये दे रखा है। ये अपन के पास क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, ये क्या नाम है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ये अपन के पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो अपन के पास ये वेरिएबल सेपरेबल है। तो चलिए वेरिएबल सेपरेबल, y को y तरफ लाते हैं, x को x तरफ लाते हैं। y को इधर लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, तो ये अपन के पास dy/√4
4 माइनस वाई स्क्वायर, इसको इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, वाई को इधर लाए हैं और इस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देते हो तो डी एक्स, ये अपन के पास इतना हो गया। ठीक है, अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते तो इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, इसको ये अपन के 1/4 माइनस वाई स्क्वायर है, इसको गौर से देखिए, ये अपन के पास क्या होता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो कौन सा होगा, ये अपन के पास साइन इनवर्स वाला होगा। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई अंडर रूट ए स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन डी एक्स, ये लिख सकते हैं। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई अपॉन ए स्क्वायर, वाई इसका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स वाई अपॉन ए होता है, वाई अपॉन एक्स अपॉन ए होता है, तो एक्स अपॉन ए तो वाई के टर्म में है तो वाई अपॉन ए होगा, तो ए की जगह अपन के पास क्या तो 2 है। इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। तो ये अपन के पास हो गया। फिर आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो एक्स प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट सबको मिला जुला के इंटीग्रल कांस्टेंट ये हो गया। तो ये अपन के पास साइन इनवर्स वाई बाई 2 प्लस इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया। ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर में ना थोड़ा आगे सॉल्व करके भी दिया रखता है, तो देखिए इसमें ना थोड़ा मोड़ा सॉल्व कर दिया है। थोड़ा मोड़ा सॉल्व क्या किया है कि साइन इनवर्स को इधर भेज दिया, साइन इनवर्स को इधर भेज दिएगा तो वाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, ये अपन के पास हो जाएगा। और ठीक है, एक्स प्लस सी, और इस 2 को ना फिर से इधर भेज दिया तो इसको y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया। अगर आप क्वेश्चन में ये आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चन नंबर 2 है और ये दे रखा है तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी आपको वो पूरा करेक्ट मार्क देगा। मान लीजिए कि ये 2 नंबर या 3 नंबर का होगा तो आपको 3 नंबर पूरा देगा, 2 नंबर का है तो 2 नंबर पूरा देगा। ठीक है, आप ये 2 लाइन नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 1। ठीक है, y नॉट इक्वल टू 1 ये अपन के पास दे रखा है। हाँ, y नॉट इक्वल टू 1 नहीं देगा। ये 1 क्यों नहीं दे, y इक्वल टू 1 क्यों नहीं हो सकता, ये अपन को आगे काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अपन बनाते हैं इसको। सबसे पहले इसको बनाएगा तो क्या आएगा, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना अपन को, तो चलिए कुछ देर के बाद अपन को ना वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिखेगा। देखिए ये अपन के पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको वेरिएबल सेपरेबल में कैसे चेंज करें, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y को इधर भेज दे तो 1 माइनस y, इसको इतना लिख सकते हैं। ऑब्वियसली इसको इतना लिख सकते हैं। जब इसको इतना लिख सकते हैं तो देखिए y ये पूरा टर्म को नीचे आ जाएगा, ये x आ जाएगा, तो अपन वेरिएबल सेपरेबल टाइप आ गया। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, ये पूरा क्वांटिटी को इधर भेज दिए, एक्स वाला क्वांटिटी को इधर भेज दिए। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट किए तो इसका इंटीग्रेशन पता है 1/x का इंटीग्रेशन है तो ये उसी टाइप का है, तो 1/x का इंटीग्रेशन पता है तो 1 माइनस वाई का भी इंटीग्रेशन पता होगा। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, 1/x का ln में आता है इंटीग्रेशन, तो इसको भी इंटीग्रेट कीजिएगा तो log 1 माइनस वाई। ठीक है, ये अपन के पास कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं हुआ इस क्वांटिटी का। इस क्वांटिटी का कंप्लीट इंटीग्रेशन इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे अगर प्लस रहता ना तब होता कंप्लीट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अपन में क्या लिख सकते हैं, इसका y का कोफिशिएंट जो है ना वो लिख से, तो y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टाइम्स 1 है। ठीक है, अपॉन में प्लस रहता है तो y का कोफिशिएंट +1 लिखिए तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, कोई फर्क पड़ता ही नहीं, +1 8 कीजिए, +1 डिवाइड कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, कोई फायदा नहीं होता। -1 से तो फर्क पड़ता है, तो -1 अपॉन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस इसका कोफिशिएंट है। अक्सर लोग यही भूल जाते हैं कि ये अपन के log 1 माइनस वाई तो लिख देते हैं, y का कोफिशिएंट है वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये -1 हो गया। ये अपन x का इंटीग्रेशन अपन को पता है x प्लस सी, ये अपन के पास इतना हो गया। ठीक है, इसको ना अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस टाइम्स log 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसको अगर ये x को इधर उधर करते यहाँ पे भी ला दीजिएगा तो आंसर कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, तो ये अपन के पास आंसर हो गया। यहाँ पे भी लाइएगा तो कोई आपको गलत नहीं करने वाला होगा, तो ये अपन के पास आंसर हो गया। एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है, चलिए e के टर्म में लेके आया हुआ है, तो e के टर्म में लाना तो और भी ज़्यादा आसान है। माइनस को सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस को इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो log 1 माइनस वाई इक्वल टू ई माइनस इधर बन रहा है तो माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस सी लिखिए या माइनस सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं। अब बोलिएगा कि माइनस इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस भी यहाँ पे होगा, तो माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपन के पास इतना हो गया। ठीक है, अब लॉग इधर जाएगा तो लॉग ई में चेंज होगा तो 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी
इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसको इसके बाद इस y को इधर भेज दीजिए और इस सब क्वांटिटी को इधर ले आइए। तो 1 प्लस सॉरी अरे y इसको इधर माइनस टाइम्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये अपन के पास आ गया और इस y को इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया। एक बार आंसर देख लीजिए, आंसर भी यही है 1 माइनस ए की पावर, एक सेकेंड देख इसमें थोड़ा सा और सॉल्व किया हुआ है। इसमें सॉल्व क्या हुआ है 1 इक्वल टू क्या दे रखा है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस प्लस सी है। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए गुना में पावर जुड़ता है तो इसको क्या लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर सी, इतना लिख सकते हैं। चलिए ई तो अपन ई भी अपन के पास कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, ये होल क्वांटिटी कांस्टेंट, तो इस पूरा क्वांटिटी को अपन क्या मान लिए हैं, मान लेते हैं ए मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बी सी कुछ भी मान लीजिए, ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ए अपन के पास तो 1 माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, ये अपन के पास आंसर हो गया। आंसर एक बार है तो 1 प्लस ई की पावर ए इंटू ई की पावर माइनस एक्स है। अपन में यहाँ पे तो 1 माइनस ए वाई इक्वल टू क्या, वाई इक्वल टू 1 माइनस ए की पावर ई माइनस एक्स। तो इसमें भी और कुछ तिग्रामबाजी किया हुआ है। तिग्रामबाजी ये किया हुआ है कि अपन ना ये जो माइनस है ना, माइनस ए को ही कोई कॉन्स्टेंट मान लिया हुआ। ये जो माइनस टाइम्स है ना, या यहीं पे देख लीजिए ये जो पूरा क्वांटिटी है ना, ये पूरा क्वांटिटी ये माइनस टाइम्स इस माइनस को ही ए मान लिया हुआ। इस माइनस को ए मानेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए इंटू ई के पावर माइनस एक्स वाई इक्वल टू। आई थिंक हमारे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए हैं। ठीक है, तो मैं फिर से समझा देता हूँ। फिर से ये देखिए y इक्वल टू या इतना तो कर लिए, यहाँ से देख लीजिए y इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर x इंटू ई की पावर c लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, गुना में पावर जुड़ता है ना, ई की पावर ए की पावर x इंटू ए की पावर y, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए की पावर x प्लस वाई। तो इसी को अपन ये उल्टा सीधा एक समान हो उल्टा सीधा लिख सकते हैं। इसको ये लिखे है, इसको ये लिखे, बात बराबर है। तो वही किया हुआ ए माइनस एक्स तो माइनस एक्स ई की पावर सी तो ई की पावर सी, दोनों मल्टीप्लाई में, दो मल्टीप्लाई में। इसमें क्या किया हुआ क्वेश्चन में अपन यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे। ये जो है ना यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी आप ला के छोड़ सकते थे। ठीक है, लेकिन जनरल सोल्यूशन निकालना है तो जनरल सोल्यूशन में y इक्वल टू निकालिएगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये अपन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर सी, ये अपन के पास ये पूरा क्वांटिटी आ गया तो माइनस टाइम्स ए ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये पूरा क्वांटिटी को क्या किया हुआ है माइनस ई की पावर सी ई की पावर सी, ये पूरा कांस्टेंट है तो ई माइनस टाइम्स ई की पावर सी को कोई नया कांस्टेंट मान लिया ए, इसमें नया कांस्टेंट बी सी कुछ भी मान लीजिए, तो इस पूरा नया कांस्टेंट को ए मान लिए। अपन तो ए ही माने थे तो इसीलिए ए लिखे थे। इस नया कांस्टेंट को ए मान लिए तो अपन को ये यहाँ पे अपन लिख दिया। इस पूरा कांस्टेंट है ए 1 प्लस ए टाइम्स ए किया हुआ माइनस टाइम्स ई की पावर सी, ये ए टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स, ये अपन के पास आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास सेक स्क्वायर एक्स 10y dx, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y इंटू 10x dy इक्वल टू 0। ठीक है, इसको वेरिएबल से इसको x तरफ लिखना है, y को y तरफ लिखना है। इसमें कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो अपन क्या करिए इसको ना इधर ले आइए और इसको इधर ही छोड़ दीजिए। इसको इधर इस पूरा क्वांटिटी को इधर ले आइए, इसको भी ला सकते हैं। ठीक है, अपन इसको लाते हैं, ये जो है ना प्लस से इधर लिखा उस पूरा क्वांटिटी को इधर लाइए। तो इधर लाते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx प्लस इक्वल टू, ठीक है, ये प्लस को इधर जाएगा तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, माइनस टाइम्स सेक स्क्वायर y इंटू 10x इंटू डी वाई। अब देखिए, अब ना जो इधर है ना उसको इधर ले आइए, जो इधर है वो इसको इधर ले आइए। कि इधर y वाला टर्म है तो y वाला को इधर ले आइए, x वाला टर्म है तो x वाला को इधर ले आइए। देखिए y वाला टर्म है तो y वाला को इधर फेंक दीजिए, x वाला टर्म है इधर, मतलब ये मल्टीप्लाई इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, उसको इधर डिवाइड कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स ये अपन के पास हो गया। और इस इधर से 10x लाइएगा इधर, तो इधर लाइएगा तो अपॉन में आएगा तो अपॉन में 10x, ठीक है, इक्वल टू इस 10y को इधर लाइएगा तो माइनस टाइम्स सेक स्क्वायर y dy अपॉन इस माइनस 10y को तो सॉरी 10y को इधर लाए
तो ये अपन के पास इतना आ गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ना बोथ साइड यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी तो इधर ले जाके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए बोथ साइड अपन इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट करते हैं तो अपन के पास देखिए कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। 10y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर y होता है। और एक ना आपको मैं मान के चलता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आ रहा होगा थोड़ा मोड़ा। तो एक बार एक फॉर्मूला था इंटीग्रेशन में, f डैश x dx अपॉन f ऑफ x, ठीक है। इसको अगर इंटीग्रेट करते थे तो लॉग टाइम्स मॉड f ऑफ x आता था और प्लस c आता था। यह अपन के पास इसमें क्या नाम है, इंटीग्रेशन में अपन के पास एक ये फार्मूला था, ठीक है। तो देखिए अपन गौर से देखिए f ऑफ x इसको मानते हैं 10x को, तो 10x का डिफरेंशिएशन f ऑफ x इसको मानते हैं, तो f डैश x मतलब f ऑफ x का डिफरेंशिएशन है। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है। तो इस फार्मूला को बेस मानते हुए तो इस पूरा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस पूरा का इंटीग्रेशन अपन के पास हो जाएगा लॉग मॉड 10x। इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत इक्वल टू, ये माइनस कांस्टेंट है तो माइनस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसमें देखिए नीचे f ऑफ x को मान दे तो f डैश x ये लिखा हुआ है। 10y को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sec स्क्वायर y ही आएगा। तो इसको नीचे f ऑफ x है, ऊपर f डैश x है, तो इसको इंटीग्रेट कीजिए तो अपन के पास आएगा लॉग टाइम्स मॉड, ये अपन के पास 10y, ये अपन के पास इतना आया इक्वल टू प्लस c, ठीक है। इस c को ना अपन क्या कर लीजिए, लॉग c मान लीजिए, लॉग c मान लीजिए, ठीक है। आगे काम आएगा, क्यों माने, देखिए c मानिए लॉग c, अपन को कांस्टेंट ही तो मानना है, कुछ भी कांस्टेंट मान लेते हैं अपन, c मान लेते हैं कांस्टेंट, हम अपन कुछ भी कांस्टेंट मान लेते हैं, लॉग c ही मान लेते हैं। लॉग c मानने से क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये अपन के पास आ गया, ये पूरा ये इक्वेशन क्या आ जाएगा अपन के पास, लॉग 10x इक्वल टू माइनस टाइम्स लॉग 10y इक्वल टू प्लस लॉग c, ठीक है। ये अपन के पास से आ गया। इसको क्या करना, माइनस वाले को इधर भेज दीजिए, बाद में क्यों इधर रहने दीजिए, माइनस वाले को इधर भेज दे तो लॉग मॉड 10x प्लस लॉग मॉड 10y इक्वल टू लॉग c, ये अपन के पास आ गया थे ना। इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए log m प्लस log n, log की प्रॉपर्टी, एक log की अपन के पास फॉर्मूला होता था log m प्लस log n इक्वल टू m ही लिखा गया, log n इक्वल टू log mn होता था। ये अपन के पास log की फॉर्मूला होता था। इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कीजिए, देखिए log m प्लस log n, इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, log टाइम्स मॉड 10x इंटू 10y इक्वल टू लॉग c, ठीक है। ये अपन इतना हो सकता है फॉर्मूला होता था। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए लॉग से कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट नहीं होता है एक्चुअल में कैंसिल आउट नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसको क्या किया हुआ है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। लॉग से लॉग कैंसिल नहीं होता है जनरली, आप मान लीजिए कि लॉग से लॉग कैंसिल, यहाँ पे आप कैंसिल कर दीजिएगा तो वो नो डॉट के आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉग से लॉग कैंसिल नहीं होता है। तो यहाँ पे ये अपन कंसेप्ट के हिसाब से चलिएगा, अपन एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो लॉग मॉड 10x इंटू 10y माइनस टाइम्स लॉग c इक्वल टू 0, इसको इतना लिख सकते हैं। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। c अपन के पास कुछ पता नहीं है तो मॉड लगा दीजिए, ठीक है। c नेगेटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव, लॉग नेगेटिव डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो लॉग मॉड c लगा दिए, ठीक है। इसको देखिए लॉग m माइनस लॉग n, log m माइनस log n, log m प्लस log n, log m प्लस log n होता था log mn, तो log m माइनस log n मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता है, तो ठीक है। तो log m माइनस log n मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, तो log m बाई n लिख दीजिए यहाँ पे, तो log m बाई n, तो 10x इंटू 10y अपॉन m बाई n, m अपन लिख दिए, n अपन के पास क्या है c, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अपन ना ये लॉग को इधर भेज दीजिए, इधर भेजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 10x इंटू 10y मॉड अपॉन c इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो e की पावर 0 लिख दीजिए, या ये लॉग है तो 10 की पावर 0, ऐसे e की पावर 0 होगा, तो e की पावर 0, किसी चीज़ का पावर 0 तो 1, तो 10x इंटू 10y अपॉन c इक्वल टू e के पावर 0 1, c को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 10x इंटू
वाई इक्वल टू सी। ये अपन के पास यही तो आंसर है, ठीक है। ये वाला जो क्वांटिटी दिख रहा है यही अपन के पास आंसर हुआ। एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है 10x इंटू 10y इक्वल टू सी। देखिए इसमें ना y इक्वल टू निकालना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए y इक्वल टू नहीं निकाला है, ठीक है। तो ये अपन के पास जनरल सॉल्यूशन हो गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई माइनस टाइम्स e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स है ये, डी एक्स इक्वल टू 0 ये दे रखा है। जब ऐसा दे रखा हो तो x को x तरफ लिखे, y को y तरफ। कैसे लिखेंगे? तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस टाइम्स x डी वाई इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर जाकर प्लस बनेगा, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस टाइम्स x dx इतना लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, अपन ने x वाले को इधर y वाला क्वांटिटी और कहीं है ही नहीं, सिर्फ dy है, तो dy को एक तरफ लिखते हैं, बाद में क्योंकि सबको इधर ले जाते हैं। ये सारे वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। तो dy इक्वल टू e की पावर प्लस एक्स माइनस टाइम्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब तो इंटीग्रेट करना है, अब कुछ तो करना नहीं है, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दीजिए। बोथ साइड इंटीग्रेट लगा दीजिए तो इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है। इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो अपन क्या करेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t मानते हैं, तो t एज्यूम करें, तो t अपन एज्यूम करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू t एज्यूम कर लिए, तो अपन को ना इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, ये प्लस e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल e की पावर माइनस x इंटू x का डिफरेंशियल माइनस टाइम्स 1, तो ये अपन के पास टोटल क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 है, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस टाइम्स e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये पूरा क्वांटिटी ना अपन ना नोमिनेटर में दे रखा है, नोमिनेटर में दे रखा है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस ये दे रखा है, ठीक है। तो अपन इसको इस पूरा के बदले क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन इस पूरा क्वांटिटी के बदले क्या लिख सकते हैं, dt, ये पूरा क्वांटिटी के बदले dt लिख सकते हैं, तो ये पूरा क्वांटिटी dt अपॉन t। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, y का इंटीग्रेशन y dy का, इसको इंटीग्रेट किया जाए तो log mod t प्लस c। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। t क्या वैल्यू क्या माने थे, ये माने थे, तो ये अपन के पास यहाँ से डाल दीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, log mod e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। ये अपन के पास आंसर हो गया। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। 5वां नंबर का है अपन के पास y इक्वल टू लॉग e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये अपने पास वेरिएबल सेपरेबल का है, तो x को x तरफ लाइए, y को y तरफ लाइए। कैसे? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए x को x तरफ ले आया, y को y तरफ, इधर देखिए सिर्फ y वाला है, इधर देखिए तो सिर्फ x वाला है। बहुत साइड इंटीग्रेट करते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स y, तो टेन इनवर्स y, 1 प्लस एक्स 1 का इंटीग्रेशन x, 1 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट अपन के पास c। ये अपन के पास आंसर हो गया। आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, किधर गया, टेन इनवर्स y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास y इक्वल टू लॉग y इंटू लॉग y dx, ठीक है, माइनस टाइम्स x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये अपन के पास क्वेश्चन है y इंटू लॉग y, ये लॉग है, ठीक है, लॉग y dx माइनस टाइम्स x dy, ठीक है। ये अपन के पास है। इसको क्या करते हैं, x को ये इधर भेज दे, इस क्वांटिटी को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड रहने देते हैं। तो y इंटू लॉग y dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x dy, इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा। अब देखिए x को x तरफ रहने दीजिए, y को y तरफ रहने दीजिए, तो इसको x को x तरफ रहने दीजिएगा, तो dx इक्वल अपॉन x को x तरफ ले आए इक्वल टू dy अपॉन ये पूरा क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो y इंटू लॉग y, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये फंक्शन तो बहुत अजीब सा लग रहा है, इसको कैसे इंटीग्रेट किया, अपन गौर से देखिएगा ना, तो log y को गौर से देखिए तो अपन के पास इसका डिफ्रेंसिएशन log y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/y होता है, तो 1/y तो y तो दिया ही हुआ, इसका इंटीग्रेशन अपन को तो पता ही है, तो बोथ साइड अपन इंटीग्रेट करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं और इसको ना log y को t मानते हैं, log y इक्वल टू क्या हो जाएगा t, ठीक है। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट लेट कर दीजिए इसको, लेट, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/y इंटू डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, log y को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 1/y आएगा इंटू डी वाई, 1/y इंटू डी वाई इंटू इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ये पूरा क्वांटिटी गौर से देखिए, अपन ना डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, ये वाला पूरा डी वाई बाई वाई दे रखा है, डी वाई बाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं टी, तो अपन के पास डी टी लिख सकते हैं, सॉरी डी टी अपॉन log y को क्या माने थे टी माने थे, तो टी, ये अपन के पास बोर्ड से इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स है, ये अपन के पास, इसको दोनों को इंटीग्रेट कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो log x आएगा मॉड इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो क्या आ जाएगा log मॉड t प्लस, अब जो इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा ना c, उसको c नहीं लिखने के बजाय log c लिख दीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, c नहीं लिखने के बजाय अपन log c लिख दीजिए, तो अपन के पास log मॉड x इक्वल टू क्या आ जाएगा log t का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, t का वैल्यू अपन क्या डालेंगे log y, ठीक है, t का वैल्यू आप यहाँ पे से डाल दिए प्लस log c, अपन ना ये क्या नाम है log m प्लस log n का वैल्यू यहाँ से कीजिए, log m प्लस log n का फॉर्मूला यहाँ से पर अप्लाई कीजिए, log m प्लस log n का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा log मॉड x इक्वल टू क्या आ जाएगा log m प्लस तो log इंटू log y इंटू सॉरी c, ठीक है, log y इंटू सी आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, log m प्लस log n, m की जगह log y है और ये n की जगह c है, तो log y इंटू log c आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए log है, log यहाँ से काट दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लेके आइएगा तो log m माइनस log n का फॉर्मूला लगेगा, तो इसीलिए इसको अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा log y इंटू सी। इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ये y इंटू सी है ना, ये पूरा का मल्टीपल है y इंटू सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना c को इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा x बाई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा log y, ठीक है। तो अपन log y को एक तरफ रखा देते तो log y इक्वल टू एक्स बाई सी, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा e की पावर x बाई सी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ये अपन के पास आंसर है, ठीक है, x बाई सी। एक बार आंसर मिला देते क्वेश्चन नंबर 7 का, y इक्वल टू ई इंटू सी एक्स दे रखा है, ठीक है। इसमें भी ना एक स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें ना अपन ना log सी को क्या मान दिया है माइनस टाइम्स log सी माना है, ठीक है। अपन थोड़ी है कि ये कांस्टेंट एड ही करना है, कांस्टेंट तो घटा भी सकते हैं ना, तो माइनस टाइम्स सी कर सकते हैं, तो माइनस टाइम्स सी कीजिएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में सी आ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो एक्स सी आ जाएगा, तो log y इक्वल टू एक्स सी होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स सी, ठीक है। अपन ना यहाँ ये भी आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन ना इसको ना यहाँ पे देखिए, इसको प्लस की जगह क्या कर दिए हुआ माइनस कर दिए, ये सॉरी यहाँ पे ना ये जो इंटरनल कांस्टेंट है उसको एड ही थोड़ी करना है, घटा भी सकते हैं, तो माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, अपन ना छोटा में लिखते हैं, तो log मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा log टाइम्स माइनस है, तो log देखिए यहाँ पे माइनस कीजिए यहाँ पे माइनस होगा, तो ये c है तो log m माइनस log n होगा, log m माइनस log n में क्या हो जाएगा log y अपॉन c हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, log m माइनस log n में, तो log m माइनस log n, तो m में क्या हो जाएगा log m की जगह log y है और n की जगह c है, तो n की जगह c अपन डाल दिए, और ये यहाँ पे माइनस में है तो माइनस अपॉन में कर दिए, ठीक है। तो मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा log y अपॉन c। इसमें कोई दिक्कत, अपन c इधर मल्टीप्लाई तो सी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन के पास log y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा c ई की पावर सी एक्स, ये अपन के पास आंसर है,
ठीक है। अपन एग्जाम में यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे एक ख्याल रखिए कि अपन जो इंटीग्रेट करते हैं ना, तो अपन लोग एकदम मान के चले हुए हैं कि इंटीग्रल कांस्टेंट AD होगा, ठीक है। यहाँ पे अपन जनरली सबको सब टीचर यही बताते हैं कि इंटीग्रल कांस्टेंट AD होगा, लेकिन इंटीग्रल कांस्टेंट घट भी सकता है, ठीक है। घटाइए या ऐड कीजिए, अपन को कुछ मतलब ही नहीं है। तो अपन इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पे घटा दिए हैं, तो घटाने के बाद अपन घटाने के बाद यहाँ से ना इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिए, ठीक है। ये ऐड करने के बाद वाला आंसर है, ये घटाने के बाद वाला आंसर है। दोनों आंसर पूरा करेक्ट है। दोनों में से कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में डालिएगा, लिखिएगा तो कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास x⁵ dy/dx इक्वल टू माइनस टाइम्स y⁵ ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, तो इसको क्या करना है, x को x तरफ लिखना, y को y तरफ, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy/, इसको इधर ले, तो इसको इधर लेगा तो माइनस टाइम्स y⁵, ठीक है। इसको इधर लगेगा तो y की तरफ, इस x को ऊपर ले जाएगा तो इस x को ऊपर ले जाएगा तो dx, और ये इधर आएगा तो इधर आएगा उनके पास x⁵ आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस माइनस को इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। इधर रखेगा तो कुछ और आंसर आएगा, वो भी सही होगा। इधर रखेगा तो कोई और आंसर आएगा, वो भी सही होगा, ठीक है। तो अपन ना जनरली माइनस को इधर ही कर देते हैं, ठीक है। तो इस माइनस को इधर लाइए ही न, तो ये अपन के पास माइनस टाइम्स dx/x⁵, इधर से माइनस, ये माइनस यहीं पर आ गया, ठीक है। अपन ना बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए। इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन करना पता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y⁵ dy। बस एक स्टेप आगे लिख देते हैं, मतलब आपको सुविधा के लिए, x⁵ dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो y⁵ +1 अपॉन -5 +1 इक्वल टू माइनस टाइम्स x⁵ -5 +1 अपॉन -5 +1 +c। इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, y⁵ -5, ठीक है। तो -5 +1 तो -4 अपॉन -5 +1 तो -4 इक्वल टू माइनस टाइम्स x⁵ -4 अपॉन -4 +c। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस में बन जाएगा, ठीक है। इस माइनस से माइनस कट गया, प्लस में बन गया। तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स 1/4 y⁵ -4 माइनस टाइम्स इसको इधर ले तो 1/4 x⁵ -4 इक्वल टू c, ठीक है। ये अपन के पास इतना आ गया, ठीक है। 1/4 ना, इसमें से -1/4 कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1/4 इधर से कॉमन लीजिए तो इधर मल्टीप्लाई, तो -1/4 इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो y⁵ -4 प्लस x⁵ -4 इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई, ये c हो गया, इस पूरा क्वांटिटी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y⁵ -4 प्लस x⁵ -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 4c। ये अपन के पास इस पूरा को ना एक नया कांस्टेंट मान लीजिए, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है ना, ये जो पूरा है ये पूरा कांस्टेंट ही है, इस को नया कांस्टेंट a मान लीजिए, ठीक है। तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा y⁵ -4 प्लस x⁵ -4 इक्वल टू a, ठीक है। ये अपन के पास नया कांस्टेंट मान लिया है, -4c भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक नया 4 भी तो कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ एक कांस्टेंट ही देगा, तो ये अपन के पास a आंसर हो जाएगा, ठीक है। y⁵ -4 प्लस x⁵ -4 इक्वल टू a, ये अपन के पास आंसर क्वेश्चन नंबर 8। एक बार आंसर देख लेते हैं, x⁵ -4 प्लस y⁵ -4 इक्वल टू c, ठीक है। इसमें c दे रखा है तो इसको c भी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे c दिया हुआ है इसलिए a मान लीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा है देखने में, ठीक है। छोटा ही क्वेश्चन बहुत बड़ा धमाका कर डालता है। तो ये अपन के पास क्वेश्चन है dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। इसको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल है तो x को x तरफ लिखिए, y को y तरफ। तो अपन के पास dy इक्वल टू साइन इनवर्स x dx, ये अपन के पास आ गया। वेरिएबल सेपरेबल के अंदर x को x तरफ लिखिए, y को y तरफ लिखिए। और इसमें करना क्या है, अब दूसरा काम ये है कि इसमें बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रेट लगा दिए, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए। अब इंटीग्रेट करना है, इसका तो इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है ना, तो अपन ना इंटीग्रेशन में ना बाय पार्ट नाम का कोई चीज़ सुने होंगे, बाय पार्ट लगाइए यहाँ पे। अब बाय पार्ट लगाने, बाय पार्ट का नाम सुने होंगे तो आप कहिएगा कि बाय पार्ट में तो 2 फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है। तो चलिए 2 फंक्शन बना देते हैं। कैसे 2 फंक्शन बना देते हैं, तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू
साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। दो फंक्शन हो गया, एक वन कांस्टेंट वाला फंक्शन, एक वेरिएबल वाला फंक्शन। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड फंक्शन मानिए, ठीक है। तो आप बाय पार्ट कीजिए, तो डी वाई को इंटीग्रेट कीजिए तो वाई इक्वल टू डी वाई को इंटीग्रेट कीजिएगा तो वाई आएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो इसमें अपन के पास बाय पार्ट में क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, सेकंड फंक्शन वन है तो वन इंटू डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स, यहाँ पे लिखना मत भूलिए, ये माइनस होता है प्लस नहीं होता है, ठीक है। तो माइनस टाइम्स ये अपन के पास ये हो गया, माइनस टाइम्स फर्स्ट फंक्शन, एक सेकेंड, माइनस टाइम्स ये हो गया, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन कौन है, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन ये है तो अपन के पास साइन इनवर्स एक्स, एक सेकेंड, डी अपॉन साइन इनवर्स डी एक्स, ये अपन के पास ये आ गया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया है, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन अपन के पास वन इंटू डी एक्स है। और इस पूरा क्वांटिटी का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ये तो अपन के पास बाय पार्ट होता है, बाय पार्ट होता है तो इसको आगे प्रोसीड कीजिए, तो आगे प्रोसीड कीजिएगा तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस टाइम्स, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, ये डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो अपन के पास आएगा वन अपॉन साइन इनवर्स एक्स का वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो अपन के पास एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको अपन ना सही से लिख देते हैं, सही से लिखिए तो अपन के पास आएगा y इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स अपॉन, या अपन के पास अंडर रूट, या अपन के पास आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको ना सॉल्व करने का ना थोड़ा सा बहुत आसान तरीका है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट होऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको ना इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन वन मान लिए, ठीक है। अब इस डॉटेड लाइन को आई मान लेते हैं, ठीक है। इस डॉटेड लाइन को आई मान लेते हैं, इस मतलब इस पूरा क्वान्टिटी को, ठीक है। इस पूरा क्वान्टिटी को आई मान लिए तो आई अपन के पास क्या हो गया, आई अपन के पास, इस आई को अलग से सॉल्व करते हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये अपन के पास आ गया। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, इसको इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा, तो देखिए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। लेट वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर माने तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट तो माइनस टाइम्स टू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू टी डी टी, ठीक है। टू से टू कैंसिल होता है, अपन के पास एक्स डी एक्स ही चाहिए तो एक्स डी एक्स कर दीजिए, तो एक्स डी एक्स अपन के पास क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स टी डी टी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ये माइनस को इधर भेज दिए तो माइनस टाइम्स टी डी टी, इसमें वैल्यू डाल दीजिए, एक्स डी एक्स का वैल्यू अपन के पास माइनस टाइम्स टी डी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान देते तो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए और इंटीग्रेशन ये अपन के पास आई चल रहा है, देखिए इस टी स्क्वायर को रूट से बाहर आएगा तो टी बन के बाहर आएगा, तो टी से टी कैंसिल आउट, ठीक है। तो अपन के पास इंटीग्रेशन क्या है, माइनस टाइम्स डी टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो माइनस टाइम्स टी प्लस सी, ये तो आएगा। टी अपन के पास कहाँ से लाएंगे, टी यहाँ से लाइए, टी स्क्वायर अपन के वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, टी लाना है अपन को तो टी, तो ये टू इधर रूट में चढ़ जाएगा तो ये इधर रूट में चढ़ा दीजिए, माइनस टाइम्स अंडर रूट, ये अपन के पास कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये अपन के पास आ गया। अब देखिए ये अपन के पास इंटीग्रेट हो गया पूरा कंप्लीट। अब इस पूरा का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन वन वाई इक्वल टू क्या था, तो फ्रॉम यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या था इक्वेशन वन में, y इक्वल टू था एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सॉरी माइनस दिस, तो x इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये अपन के पास था। इस पूरा का वैल्यू ये पूरा आया था, ये पूरा डाल दीजिए, ये पूरा डालिएगा तो x इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस टाइम्स है, माइनस टाइम्स है, इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं कीजिए कोई बात बराबर ही है, तो प्लस सी, ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए अब मैं शुरू में बोला था कि छोटा क्वेश्चन है, लेकिन छोटा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा धमाका कर गया, बहुत बड़ा बन गया, एक पेज में बन गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y इंटू डी वाई इक्वल टू 0।
ये अपने के पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ये देखिए ये भी वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर ये जो वेरिएबल सेपरेबल का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत ही ईजी होता है। बस आप ना ये सेपरेट कर लीजिए, एक्स को एक तरफ लिख लीजिए, वाई को वाई तरफ, उसके बाद ऑटोमेटिक दिखने लगता है कि ये आखिरकार सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो अपन एक्स को एक्स तरफ लिखते हैं, वाई को वाई तरफ लिखते हैं। तो एक्स को एक्स तरफ वाई को नहीं जनरली इधर ही लिखते हैं, तो 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, इसको इधर ही लिख लेते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो माइनस टाइम्स ई की पावर एक्स 10 वाई इंटू डी एक्स। देखिए अब देखिए इसमें ना y इसमें भी है और x इसमें भी है। ठीक है, और y इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x y दोनों में। तो x वाले को इधर भेज दीजिए, y वाले को इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई करके कोना कोनी। तो सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई, इसको इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर भेज दिएगा। और इस इधर से 10y तो इधर ले आइए, तो इधर ले आइएगा, तो ये अपन के पास क्या हो जाएगा 10y अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू माइनस टाइम्स ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x। ठीक है, ये अपन के पास इधर आ गया और dx ये अपन के पास पहले से है। अब देखिए x वाला x तरफ आ गया, y वाला y तरफ आ गया। अब ना बहुत इजी देखने लगा कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, देखिए 10y का इंटीग्रेशन अपन के पास डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है। जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है तो अपन के पास log नीचे वाला हो जाता है डायरेक्ट। नीचे वाला का देखिए 10y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y होता है, तो सेक स्क्वायर y, तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, तो डायरेक्ट ही अपन के पास आंसर हो जाएगा log टाइम्स मॉड 10y इक्वल टू, देखिए अब इधर देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रहेगा, इसको अगर f ऑफ x मानते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 1 का 0 e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस है, तो माइनस का माइनस पूरा एज इट इज दे रखा है, एज इट इज दे रहा है। तो ये भी अपन के पास क्या हो जाएगा log 1 माइनस e की पावर x मॉड प्लस c। तो c को ना देखिए सब log में है ना, तो c को भी अपन log में ही मान लेते, तो log c, इसमें कोई दिक्कत, इसमें भी हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अपन के पास क्या हो जाएगा log मॉड 10y इक्वल टू log, देखिए log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है log mn, तो log c इंटू 1 माइनस ई की पावर x, इसको इतना लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए log इधर भी log इधर भी, इधर ला के अपन सेपरेट कीजिए, इससे अच्छा log को हटा दीजिए, log हटा दीजिए, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 10y इक्वल टू c इंटू 1 माइनस ई की पावर x। ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 10y इक्वल टू c इंटू 1 माइनस ई की पावर x। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 10 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपन के पास, इसने क्वेश्चन नंबर 11 से पहले कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। इसमें ना अपन के पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए अपन को जनरल सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो जनरल सोल्यूशन सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद जो कंडीशन दे रखा होगा उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ये अपन के पास क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद कंडीशन दे रखा है y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो कंडीशन है ना, ये अपन को लास्ट में पता, लास्ट में यूज आएगा। ठीक है, y इक्वल टू 1 है जब x इक्वल टू 0 होगा तब। ठीक है, तो ये जो सारा कंडीशन वो लास्ट में अप्लाई होगा। सबसे पहले अपन जनरल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए अपन को ये वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन है तो सेपरेट करते हैं। तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेपरेट करना है तो अब तो आ गया होगा, इतना क्वेश्चन बना लिया है। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ये अपन के पास आ गया। इसको ये अपन के पास इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते थे, इस टाइप के क्वेश्चन अपन के पास पार्शियल इंटीग्रेशन से बनते थे। ठीक है, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू तो आपको बता ही देंगे, पूरा आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा ये पार्शियल इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन का पार्शियल इंटीग्रेशन में 2-4 टाइप होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे पार्शियल इंटीग्रेट करते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये अपन के पास डी वाई बाई डी एक्स है, तो इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, इसको ना फैक्टर कीजिए। इसका फैक्टर देखिए 1 इसका फैक्टर है क्या 1 1 1 1 नहीं है इसका फैक्टर, -1
-1, तो -1 + 1 कैंसिल आउट, -1 फैक्टर है, तो x -1 इसका एक फैक्टर है, x + 1 -1 इसमें अप्लाई करते हैं, x + 1 इसका एक फैक्टर है, और इस x + 1 को ना इससे डिवाइड कीजिएगा, जो फैक्टर जो आप बचेगा ना x -1 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो अपन के पास शेष 0 ही बचेगा, तो जो ऊपर बचेगा तो वो ऊपर ही बचे, तो x² + 1 ऊपर बचेगा। ठीक है, ये अपन के पास आ गया इंटू dx। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को जो अगर इंटीग्रेट करना है तो पार्शियल इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट होगा, तो इसको ना अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करते हैं, फिर आगे काम चलते हैं करते हैं। तो इसको अपन डॉटेड लाइन को i मान लेते हैं, i मानते हैं, तो i = क्या है अपन के पास, इंटीग्रेशन 2x² + x अपॉन x + 1 इंटू x² + 1 dx, ये अपन के पास है। ठीक है, इसको क्या करना है, पार्शियल इंटीग्रेट करना। पार्शियल इंटीग्रेट करने के लिए अपन को क्या करना है, 2x² + x अपॉन x + 1 इंटू x² + 1 इक्वल टू a अपॉन x + 1 प्लस bx + c अपॉन x² + 1, ये अपन के पास इतना आ गया। अब क्या करना है, इसको ना अपना एलसीएम लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट, जो बचेगा उसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो ये अपन के पास आएगा 2x² + x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू x² + 1 प्लस bx + c इंटू ये अपन के पास आ जाएगा x + 1। ठीक है, अपन कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके ऐसे लिख दिया है। अब देखिए ए और बी का वैल्यू कहाँ से निकालें, ए और बी का वैल्यू अपन निकालेंगे ए एक्स और वाई का एक्स का वैल्यू पुट करके। तो एक्स का वैल्यू एक बार ऐसा पुट कीजिए जो ये एलिमिनेट हो जाए, एक्स का वैल्यू एक बार ऐसा पुट कीजिए जो ये एलिमिनेट हो जाए। तो ठीक है, यहाँ पे पुट एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -1 पुट करते हैं, -1 इसमें पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 - 1 इक्वल टू ए इंटू 1 + 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये देखिए -1 पुट किया, पूरा क्वांटिटी 0, ये 0 को ऐसे कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ए अपन के पास क्या आ जाएगा, ये अब इधर से 1 आ गया, ये अपन के पास 2a आ गया, तो ए अपन के पास कितना आ गया 1/2, ये एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, अब बी निकालना है, बी कैसे निकलेगा, बी निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये तो एलिमिनेट होगा नहीं। ठीक है, तो इसी सब को एलिमिनेट कर देते हैं। बी निकालने के लिए चलिए सबसे पहले सी निकालते हैं। सी कैसे निकल जाएगा, सी एक्स की जगह 0 डालेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, 0 डालेंगे तो ए का वैल्यू आ गया, तो सी ए का वैल्यू आ जाएगा। तो x = 0, पुट x = 0, 0 पुट कीजिएगा तो ये अपन के पास इस साइड 0, इधर पुट कीजिएगा तो ये अपन के पास a बचेगा, 0 इसमें डालेंगे a बचेगा, प्लस इधर डालेंगे तो c × 1। ठीक है, तो a + c = 0 बचा, a + c = 0 आ गया, तो a का वैल्यू डाल दिए यहाँ पे, तो c अपन के पास क्या आ जाएगा -1/2। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब b बचा, b को ना अपन ने x² के कोफिशिएंट से ये कर दीजिए, क्या नाम है, कंपेयर कर दीजिए और निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए कंपेयरिंग x², यहाँ पे सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x² इन बोथ साइड। ठीक है, x² का कोफिशिएंट दोनों साइड कंपेयर कीजिए। इधर का x² का कोफिशिएंट क्या है 2, इधर का लेफ्ट हैंड साइड का x² का कोफिशिएंट यही ना, लेफ्ट हैंड साइड का x² का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 आ गया। इधर का कोफिशिएंट का x² का कोफिशिएंट a इसमें से आएगा, और x को इधर से मल्टीप्लाई करेगा तो इधर से b आ जाएगा। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट इधर a है प्लस b है। ठीक है, b का वैल्यू क्या आ जाएगा अपन के पास 2 - a का वैल्यू अपन के पास क्या है 1/2, a का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे डाल दीजिए, तो b = आ जाएगा, b = अपन के पास 2 दूनी 4, 4 में से गया 3/2, तो b का वैल्यू अपन के पास आ गया। चलिए b का वैल्यू अपन के पास आ गया, तो अब क्या करना है, तो अपन के पास ये पूरा क्वांटिटी आ गया, दिस इसका बराबर ये लिख सकते हैं। तो अपन के पास एक सेकेंड, इधर तो जगह नहीं, इधर देखते हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा जाता है, तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा लंबा जाता है। ठीक है, सबसे लंबा क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन में बनता है तो पार्शियल इंटीग्रेशन का बनता है। ठीक है, तो अपन के पास ये ए और बी, ए बी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया, सी का और बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो सब सारा वैल्यू इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट करके एज इट इज रहने दीजिए। तो अपन के पास कितना आ गया 2x² + x अपॉन x + 1 इंटू x² + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा a अपॉन x + 1 प्लस
बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अपन के पास था ए का वैल्यू क्या था 1/2, तो 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1, प्लस बी का वैल्यू क्या था 3/2, तो 3/2 एक्स प्लस सी का वैल्यू -1/2 था, तो -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अपन के पास इतना आ गया। अब देखिए इसका अपन को इंटीग्रेशन किसका चाहिए, इंटीग्रेशन इसका चाहिए, ठीक है। तो अपन के पास आई इक्वल टू क्या था, आई इक्वल टू था इंटीग्रेशन 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये अपन के पास इतना का ये अपन के पास इतना था आई इक्वल टू जब इतना था अपन के पास, तो इस पूरा क्वांटिटी के बदले ये पूरा क्वांटिटी लिख सकते हैं ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ये पूरा क्वांटिटी के बदले इंटीग्रेशन 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, सॉरी डी एक्स बाद में लिख दीजिएगा, प्लस टाइम्स 3/2x प्लस माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस पूरा का इंटीग्रेशन था, इस पूरा क्वांटिटी के बदले अपन ये इतना लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए dx है तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा, dx दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए मल्टीप्लाई करें तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 dx प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन 3/2x माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये अपन के पास इतना आ गया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट करा देते हैं, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो 1/2 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 मॉड लॉग एक्स प्लस 1। ये अपन के पास इतना आ गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ही होगा ना 1/1 प्लस एक्स का 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिए, लॉग 1 प्लस एक्स का ये इंटीग्रेशन है, तो ये अपन के पास ये आ गया प्लस टाइम्स। इसको ना सेपरेट कर दीजिए तो 3/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इतना लिख सकते हैं ऑब्वियसली इतना लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इतना लिख सकते हैं, dx इसमें भी होगा और dx इसमें भी होगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन तो हो गया 1/2 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस टाइम्स इस 3/2 कॉन्स्टेंट है, 3/2 कॉन्स्टेंट है। देखिए नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाए तो लॉग मॉड लगा देंगे। तो अपन क्या करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अपन 2 से डिवाइड कर दिए इंटू, आप देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन पहले शायद इंटीग्रेशन बोले थे तो माफ़ कीजिएगा, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया तो अपन इसको भी लिख सकते हैं लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो यहाँ अपन के पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये 2 इंटू 2 यहाँ पे आ गया, माइनस टाइम्स 1/2 इंटू 10 इनवर्स एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता होगा 10 इनवर्स एक्स होता है, प्लस सी। ये अपन के पास इतना हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन के पास दिस, तो आई इक्वल टू अपन के पास आ गया 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस टाइम्स 3/4 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस टाइम्स 1/2 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। ये अपन के पास इतना आ गया। इसको करना क्या है, अपन आई इक्वल टू आया है, अपन ने इक्वेशन 1 में क्या माने थे, इक्वेशन 1 में dy/dx माने थे, ये अपन के पास था dy इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। इसी पूरा को इंटीग्रेट करके तो ये क्वांटिटी आया है। ये अपन के पास इक्वेशन यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 अपन यही माने थे ना, इधर पेज पड़ा हुआ है, इक्वेशन 1 अपन यही माने थे ना, क्वेश्चन नंबर 10 ही 11 ही है ना, 11 का देखिए dy इंटीग्रेशन ये माने थे, इस पूरा क्वांटिटी का इंटीग्रेशन ही तो कर रहे थे। ये पूरा पार्शियल इंटीग्रेशन करके अपन के पास ये पूरा यहाँ से इतना पूरा पार्शियल इंटीग्रेशन करते करते अपन के पास यहाँ तक आ गया, ये पूरा पार्शियल इंटीग्रेशन करके यहाँ तक आ गया। इस पूरा क्वांटिटी का ये पूरा वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन पूरा ये है, तो इसके जगह ये पूरा डाल दीजिए, तो अपन के पास y का इंटीग्रेशन y आता है और dy का, इसको अगर पूरा डालते हैं तो 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस टाइम्स 1/2 10 इनवर्स एक्स
प्लस सी, ये अपन के पास इतना आ गया। अब यहाँ पे ना जनरल सॉल्यूशन आ गया, क्या नाम है, ये अपन के पास इंटीग्रेशन का काम खत्म, अपन के पास क्या नाम है जनरल सॉल्यूशन भी आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब अपन के पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू था अपन के पास, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, y इक्वल टू 1 था। अगर x इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो अपन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 0 पुट करते हैं, y की जगह 1, इससे c का वैल्यू आएगा। तो चलिए पुट करते हैं। अपन के पास इस पेज में जगह नहीं, दूसरा पेज देखते हैं। तो अपन के पास y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू था log 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस एक सेकेंड प्लस 3/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये अपन के पास था। y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, इस पूरा ये दोनों वैल्यू ने इसमें पुट कीजिए, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो 1/2 log 1 0 पुट कीजिएगा प्लस 3/4 log 1 माइनस टाइम्स 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c। देखिए log 1 0 तो ये भी 0 प्लस ये भी log 1 ये भी 0 तो 3/4 इंटू 0 ये भी 0 माइनस टाइम्स tan इनवर्स 0 ये भी 0 प्लस c ये 1, तो c अपन के पास कितना आ गया, 1 आ गया। इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। अब उनको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो c का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल गया तो y इक्वल टू अपन के पास आ गया 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 3/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस टाइम्स 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। c की जगह अपन के पास क्या था, c की जगह 1 आया था। ये जो कंडीशन है ना, वो जो अपन मैं बोला था ना कि लास्ट में वो काम आएगा, वो लास्ट में काम आ गया। तो ये अपन के पास आंसर हो गया। अपन ना यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, अगर इसमें कुछ सॉल्व करके दिया हुआ तो सॉल्व भी कर लीजिए। देखते हैं एक बार क्या करके दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 में ना थोड़ा मोड़ा सॉल्व करके दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अपन इसको क्या करते हैं, एलसीएम, इस दोनों में ना एलसीएम लेते हैं, सिर्फ लॉग को सॉल्व किया हुआ और इसको एज इट इज रहने दिया हुआ है। तो चलिए लॉग वाले को सॉल्व करते हैं। अपन एलसीएम लेते हैं तो अपन के पास 4 आएगा, तो इसमें से अपन क्या करते हैं 1/4 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/4 कॉमन लेते हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 log mod x प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस टाइम्स 3 log mod x स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा ये आ जाएगा। अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं, कॉमन में लेके माइनस टाइम्स 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। ठीक है, अपन यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर मान लिया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 देखिए log की एक प्रॉपर्टी, तो ये बाहर रहता है तो ये अपन के पावर में चला जाता है। तो log mod x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख दीजिए प्लस टाइम्स log x स्क्वायर प्लस 1 का क्यू, ये 3 है तो ये ऊपर में चला जाएगा, ये अपन के पास आ गया माइनस टाइम्स 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, ये अपन के पास इतना आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसको ना log m प्लस log n की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाइए। तो 1/4 इंटू log m प्लस log n क्या होता है, log mn, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यू, ये अपन के पास इतना आ गया माइनस टाइम्स 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। ठीक है, यही अपन के पास आंसर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आंसर फिर से मिला लेते, तो 1/4 log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यू माइनस टाइम्स 1/2 tan इनवर्स, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 11 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है अपन के पास x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy/dx इक्वल टू 1। यहाँ पे कंडीशन दे रखा है y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये अपन के पास लास्ट में काम आएगा। चलिए वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये अपन के पास dy इक्वल टू आ गया, इसको ना फैक्टर कर दीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। dx अपॉन ये अपन के x इंटू इसको फैक्टर कीजिएगा तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये अपन के पास फैक्टर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिए।
इसको ना इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको ना अपन को इंटीग्रेट करना है। सबसे भारी बात तो यही है कि इसको इंटीग्रेट का अपन कर लेंगे तो अपन का काम बन जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ये देखिए कुछ पार्शियल इंटीग्रेशन जैसा लग रहा है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करते हैं। तो इस पूरा क्वांटिटी को आई मान लीजिए, ठीक है। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dy बाई dy इक्वल टू आई इक्वेशन 1, ठीक है। अपन के पास dy क्या i के बराबर आ जाएगा, i अपन ले आएंगे तो अपन का काम बन जाएगा। इसको इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 मान बदली, इसको इक्वेशन 1। तो i क्या माने हैं, i इस पूरा क्वांटिटी को माने हैं। तो चलिए i निकालते हैं। i निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, i इक्वल टू क्या है माने थे अपन, dx अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये माने थे अपन के पास। चलिए i निकालते हैं, ये सॉरी इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन। मैं मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ा मोड़ा आ रहा होगा, इससे आप पूरा कंफर्म हो जाएंगे। तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या मानेंगे, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1, ये मान लिया अपन के पास। ये अपन मान लिए। इसको करना क्या, अब इसको ना एलसीएम लेके अपन सॉल्व कीजिए। तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, ये अपन के पास आ गया। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की जगह एक्स का ऐसा वैल्यू पुट कीजिए कि एक बार ये दोनों एलिमिनेट हो जाए, एक बार ये दोनों एलिमिनेट हो जाए, तो काम ही बन जाएगा। तो चलिए एक्स का वैल्यू अगर आप अपन 0 पुट करते हैं तो ये एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट होगा। तो लिखिए पुट x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो a1, इधर तो x है नहीं तो इधर 0 पुट करना ही नहीं है। तो a1 इधर 0 पुट कीजिएगा तो इधर ऐसे आएगा -1, इधर से +1, -1 इंटू +1 -1 आ जाएगा। तो a अपन के पास माइनस टाइम्स आ जाएगा, प्लस b ये पूरा क्वांटिटी 0, तो अपन के पास a कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स 1, a अपन के पास -1 आ गया। चलिए b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b निकालने के लिए अपन ना x इक्वल टू ये 1 पुट करते हैं तो ये क्वांटिटी 0, ये भी क्वांटिटी 0, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये दोनों 0, तो दोनों 0 तो को x इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो ये 0, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0, तो अपन के पास 1 इसमें पुट कीजिए तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 2b, तो अपन के पास b कितना आ गया, b आ गया अपन के पास 1/2। इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब c निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू ये c ये वाला एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, ये दोनों एलिमिनेट, x इक्वल टू -1 पे ये भी एलिमिनेट हो जा रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जा रहा है। तो x इक्वल टू -1 डालिए, तो -1 तो ये 0 सॉरी ये 1 होगा, ये 1 इधर वाला क्वांटिटी 0, ये भी 0, ये -1 पुट कीजिएगा तो -1 -2 इस ये भी -1 तो -2 और -2 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +2 बन जाएगा। तो ये अपन के पास 2c, तो c अपन के पास कितना आ गया 1/2, c भी 1/2, b भी 1/2, a अपन के पास -1। तो अपन को इंटीग्रेट करना है इसका, तो i अपन के पास कितना आ जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और इस पूरा क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए a की जगह क्या -1/x dx प्लस b की जगह क्या 1/2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 प्लस c की जगह है 1/2, तो c भी 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx, ठीक है। इसको ये क्या करना है, इसको अब इंटीग्रेट करना है, i निकल जाएगा इंटीग्रेट करने से, तो i निकालिए इंटीग्रेट कीजिएगा तो अपन के पास है माइनस टाइम्स log mod x प्लस 1/2 log mod x माइनस 1 प्लस 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस log c, ठीक है। ये कांस्टेंट को अपन ना log c से ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि सब log में है, तो इसको भी log मान लीजिए। तो ये अपन के पास i आ गया। अब इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 में dy इक्वल टू दिस है, i है, तो dy इक्वल टू i के बराबर ये पूरा है, तो dy इक्वल टू ये डाल देते हैं, ठीक है। तो अपन इसको, इस पेज में जगह नहीं है, दूसरा पेज, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या था, इंटीग्रेशन dy इक्वल टू i, dy को इंटीग्रेट कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू था, इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आया था, ये वाला तो आया था ना इंटीग्रेट करने के बाद, तो ये पूरा यहाँ पे उतार दीजिए, माइनस टाइम्स log mod x प्लस 1/2 log mod x माइनस 1 प्लस log mod x प्लस 1 1/2 इसमें भी था, प्लस log c, ये था अपन के पास।
इसमें करना क्या है, इसमें ना अपन के पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ये तो अपन के पास जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अपन के पास क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा था y इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू कितना था, x इक्वल टू 2, ये कंडीशन। तो इसमें ना y की जगह 0 पुट कीजिए, x की जगह 2 पुट कीजिए। तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स, एक सेकेंड, इसको ना एलसीएम पहले ले लीजिए, एलसीएम 2 है ना, सबको एलसीएम लीजिए। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस टाइम्स 2 लॉग मॉड x प्लस लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस 2 लॉग c अपॉन 2। एलसीएम लिया तो अपन के पास इतना आ गया। इसको क्या करना है, 2 को इधर अप्लाई कर दीजिए, इधर ही इजी अप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास इधर मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन के पास, माइनस टाइम्स 2 लॉग मॉड x प्लस लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 2 लॉग c। अपन को इतना वैल्यू निकाल लीजिएगा ना तो अपन के पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। 2 log c का वैल्यू निकाल लीजिए, अपन के पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ये वैल्यू कहाँ से आएगा, तो y इक्वल टू 0 पुट कीजिए, x इक्वल टू 2 पुट कीजिए। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि y इक्वल टू 0 होगा जब x इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो इसमें पुट कीजिए। तो ये आ जाएगा 0 माइनस टाइम्स 2 log 2 प्लस लॉग, ये अपन के पास इसको ही अप्लाई कीजिए, इसमें क्या आ जाएगा, 2 में से 1 तो 1 आएगा, प्लस टाइम्स log 3 प्लस टाइम्स 2 log c। ये अपन के पास इतना आ गया। इसको क्या करना है अपन के पास, अपन को करना क्या है कि इसको ना इस 2 को इधर ऊपर ले जाइए, उसको ऊपर ले जाएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स log 2 स्क्वायर को 4 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 स्क्वायर बनेगा तो 4 बन के बाहर आएगा, प्लस ये वाला पूरा क्वांटिटी 0, ये log 1 0 होता है, प्लस log 3 प्लस 2 log c, ये अपन के पास 0 है, ठीक है। इसको अपन क्या करना है, log m माइनस log m माइनस log n, log m माइनस log n से मल्टीप्लाई ये कीजिए, log ये फार्मूला लगाए तो log 3/4 ये हो जाएगा, प्लस 2 इंटू log c, ठीक है। तो अपन के पास 2 इंटू log c इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स log 3/4, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये 2 log c का वैल्यू ना कहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 log c का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये अपन के पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, 2 log c का वैल्यू पुट आ जाएगा तो अपन के पास काम आ जाएगा। तो 2y इक्वल टू क्या है अपन के पास, माइनस टाइम्स 2 log मॉड x प्लस log मॉड x माइनस 1 प्लस log मॉड x प्लस 1 प्लस 2 log c का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए तो माइनस है, तो माइनस टाइम्स log 3/4। ये अपन के पास आंसर हो गया। एक बार आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, एक सेकंड, इसमें ना थोड़ा मोड़ा और भी तिक्रमबाजी क्या हुआ, चलिए वो करते हैं तिक्रमबाजी। इसमें क्या किया हुआ तिक्रमबाजी, इसमें ना लॉग की प्रॉपर्टी लगाया हुआ और कुछ नहीं किया हुआ। जो आंसर दे रखा है ना वो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आंसर देगा। तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाएगा तो माइनस इधर एसिटी रहने दीजिए, इस 2 को ऊपर ले जाएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसको log m प्लस log n से सॉल्व कर दीजिए। log m प्लस log n से सॉल्व कीजिएगा तो log m प्लस n, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। बस इतना क्वान्टिटी को देखिए, माइनस टाइम्स log 3/4 को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको ना इसको क्या लिख सकते हैं, 2y इक्वल टू, इसको ना इधर लिख लीजिए तो log x माइनस 1, एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इतना लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स log एक्स स्क्वायर है माइनस टाइम्स log 3/4। log m माइनस log n का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, log एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये अपन के पास आ जाएगा, माइनस टाइम्स log 3/4, ठीक है। y का वैल्यू 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, 1/2 log, सॉरी मॉड आप हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स log 3/4, ये 3/4 है, ठीक है, 3/5। यही अपन के पास आंसर हो गया। ये क्वेश्चन में भी दे रखा है, सॉरी आंसर है, बुक में भी दे रखा है, बुक है में आंसर है वो, y इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, सॉरी 1/2 इधर ही भी आएगा, ये 2 जो मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड हो गया था तो इधर भी डिवाइड होगा, तो 1/2 log 3/4। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
क्वेश्चन नंबर 13 है अपन के पास cos dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए। यहाँ पे a बिलोंग्स टू रियल नंबर और कंडीशन दे रखा है y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 वेन x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 होगा जब y इक्वल टू 1 होगा, सॉरी y इक्वल टू 1 होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व, इसको ये कीजिए तो dy बाई डी एक्स अपन के पास क्या आ जाएगा, cos a, cos इन्वर्स है, सॉरी cos इन्वर्स a, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, cos इधर जाएगा तो cos इन्वर्स a आ गया अपन के पास। तो इसको dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इन्वर्स a dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट कीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब देखिए गौर से देखिए, ये cos इन्वर्स x नहीं है, cos इन्वर्स a है, cos इन्वर्स a है। इसका मतलब क्या हुआ, cos इन्वर्स a हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो अपन को इंटीग्रेट सिर्फ dx को करना है। चलिए, तो cos इन्वर्स x है, तो cos इन्वर्स a है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए, तो cos इन्वर्स a इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो अपन के पास ये क्या हो गया, y इक्वल टू आ गया cos इन्वर्स a इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, ये अपन के पास कौन सा सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन, आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इसमें, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए दो कंडीशन दे रखा है, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0। इसमें पुट कर दीजिए तो c का वैल्यू आएगा तो y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, तो ये पूरा क्वान्टिटी 0 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो c अपन के पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। c अपन के पास 1 आ गया, तो इसमें पुट कर दीजिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इन्वर्स a इंटू एक्स प्लस 1। ये अपन के पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आंसर देखते हैं अपन, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स a इंटू एक्स प्लस 1 है। इसमें आंसर है अपन के पास कॉस इन किधर गया, 12-13 नंबर है, कॉस y माइनस a। इसको अगर इधर भेजते हैं, इसमें ना आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ी है। इसमें y की जगह ये कॉस इन्वर्स कॉस इंटू वाई माइनस 2 अपॉन एक्स है ना, y माइनस 2 नहीं होगा, y माइनस 1 ही होगा, क्योंकि y माइनस 1, क्योंकि c 1 ही आया। तो इसको अगर इधर कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा कॉस इन्वर्स a इंटू एक्स, तो x को इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो a अपन के पास कितना आ जाएगा, a अपन के पास आ जाएगा कॉस y माइनस 1 अपॉन एक्स। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे अपन के पास 1 ही होगा। ठीक है, y माइनस 1 अपॉन एक्स, ए इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन एक्स, 2 नहीं होगा। ये आंसर में गलती है, तो आप क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में मॉडिफाई कर लीजिए या आंसर में मॉडिफाई कर लीजिए। आंसर में मॉडिफाई करना है तो 2 की जगह 1 कर दीजिए, और क्वेश्चन में मॉडिफाई करना है तो y इक्वल टू 2 कर दीजिए। ठीक है, जो कंडीशन दे रखा है अपन के पास y इक्वल टू 1, ठीक है, तो उस कंडीशन को यहाँ पे आप दिखाई देते। ये जो कंडीशन दे रखा है ना y इक्वल टू 1, तो इसको y इक्वल टू 2 कीजिएगा तो आंसर आएगा, यानी तो आंसर में मॉडिफाई कीजिए y इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिए, क्योंकि आंसर गलत है। आंसर गलत मानेगा तो सही मानेगा तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही मानेगा तो आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ तक ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपन के पास dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 10x। यहाँ पे कंडीशन दे रखा है y इक्वल टू 1 वेन x इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू 1 है जब x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसमें ना अपन ये क्या नाम, वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन है, तो सेपरेट कीजिए, y को y तरफ लाइए, x को x तरफ लाइए, तो dy इक्वल टू dy अपॉन वाई इक्वल टू 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड, दोनों का इंटीग्रेशन पता है। इसका इंटीग्रेशन अपन के पास होता है log y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस टाइम्स log cos x प्लस c लिख सकते हैं, यानी तो इसको log के टर्म में लिख दे तो log c लिख दीजिए। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको इधर लाइए, उसको इधर ही रहने दीजिए, तो log y प्लस log cos x इक्वल टू हो जाएगा log c। ये अपन के पास जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए दो कंडीशन दे रखा है, ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन दे रखा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, तो सी निकाल लीजिएगा तो अपन के पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए सी निकालते थे, एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वाई इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो एक्स इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ना एक स्टेप और लिख लीजिए, या एक्स इक्वल टू 0 पुट ही कर दीजिए। चलिए एक्स इक्वल टू 0 पुट ही कर देते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं। चलिए एक ना जनरल सॉल्यूशन थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे y इंटू कॉस एक्स लॉग
ये अपन के पास ये आ गया, log m प्लस log n का फॉर्मूला यहाँ पे लगाए तो log c, ठीक है, log से log कैंसिल तो y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू सी आ गया। इसको ना अपन जनरल सोल्यूशन मान लीजिए, ठीक है, जनरल सोल्यूशन इसको भी मान सकते थे लेकिन इसको मान लीजिए जनरल सोल्यूशन। तो अपन के पास जनरल सोल्यूशन ये आ गया। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए अपन के पास दो कंडीशन दे रखा है, एक्स वाई इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 0 पुट कीजिए। कॉस 0 क्या होता है 1, वाई इक्वल टू 1, तो सी अपन के पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन के पास वाई इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये अपन के पास पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, ठीक है। एक बार आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में y इक्वल टू सेक एक्स, तो इसको कुछ नहीं किया, y इक्वल टू इधर 1 बाय कॉस एक्स कर दिया, कॉस एक्स को ऊपर ले गया तो y इक्वल टू कॉस एक्स को ऊपर ले गया तो सेक एक्स, ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपन के पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट दे रखा है 0,0, एक कर्व है जो 0,0 से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसको पॉइंट कर रहे हैं, पी मान लेते हैं, ऐसे ओरिजिन है, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल टू ई की पावर x साइन x। ये अपन के पास जनरल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, y डैश इक्वल टू ई की पावर x साइन x। y डैश को अपन क्या लिख सकते हैं dy बाई dx, तो y डैश को लिख सकते हैं dy बाई dx। सबसे पहले अपन जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। जनरल सोल्यूशन निकालने के बाद जो पॉइंट से पास करा था उस पॉइंट को पास करा देते हैं, और उस पॉइंट से पास करा देंगे। पास कराने के बाद अपन के पास c का वैल्यू आएगा, उसके आगे प्रोसीड कर देंगे। तो ये अपन के पास है e की पावर x साइन x। अब जनरल क्वेश्चन हो गया, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या नाम है, इक्वेशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सॉल्व करते हैं वेरिएबल से। तो dy अपन के पास क्या आ गया, e की पावर x साइन x dx, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं तो बोथ साइड इंटीग्रेट लगा दिए, इंटीग्रेट, इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है इसमें कि ये दो फंक्शन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानिए, सेकंड फंक्शन इसको मानिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। बाय पार्ट में तो ऐसे ही होता है। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको y लिख देते हैं, वो इंटीग्रेट करके y आ गया इसको बाय पार्ट लगाते हैं। बाय पार्ट इसमें अगर लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो e की पावर x एज इट इज इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स कॉस x, ये अपन के पास सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन e की पावर x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स कॉस x था, तो कॉस x को इधर ही लिख देते हैं, और इसमें ये माइनस आया तो ये माइनस को प्लस लिख देते हैं, और इस पूरा का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आएगा माइनस टाइम्स e की पावर x कॉस x प्लस, इसमें ना फिर बाय पार्ट लगाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानते हैं और सेकंड फंक्शन इसको मानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉस का साइन x माइनस टाइम्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन में क्या होता है डिफरेंशिएशन होगा, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको तो कि e की पावर x ही आएगा, इंटू कॉस x का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, कॉस x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन x आएगा, साइन x dx। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको गौर से देखिए, e की पावर x साइन x dx, e की पावर x साइन x dx, ये वाला पूरा क्वांटिटी यही है। तो इस पूरा क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dy। तो चलिए माइनस टाइम्स e की पावर x कॉस x प्लस e की पावर x साइन x माइनस टाइम्स इस पूरा क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन dy लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन dy, इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो y इक्वल टू आते जा रहा, y इक्वल टू ये आ गया, y इक्वल टू आ गया e की पावर x कॉमन लेते हैं तो अपन के पास आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x माइनस dy, तो माइनस dy का इंटीग्रेशन y प्लस c, अपन के पास प्लस c अब आया, ठीक है। ये dy को इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रल कांस्टेंट एक ही बार लिख दिए तो प्लस c, इस y को इधर भेजिए तो 2y अपन के पास क्या आ जाएगा e की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस c। अब देखिए ये अपन के पास जनरल सोल्यूशन आ गया, क्या गया जनरल सोल्यूशन, ठीक है। ये अपन के पास अब निकालना पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड द
एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है। तो आप कह रहा है वो पर्टिकुलर ये अपन के पास तो जनरल सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है कि ऐसा कर्व फाइंड कीजिए जो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा हो। ओरिजिन से पास होने का मतलब है एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, ठीक है। तो अपन के पास पॉइंट क्या है, एक्स और वाई को जगह जीरो पुट कीजिए तो सी का वैल्यू आएगा जीरो पुट कीजिए। यहाँ पे जीरो अपन के पास पुट करते हैं, यहाँ पे लिखिए पुट, चलिए दिख नहीं रहा, पुट एक्स इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो, जीरो पुट किया तो ये जीरो आ गया, ये जीरो वन, साइन जीरो अपन के पास क्या उतना होता है जीरो होता है, माइनस कॉस जीरो माइनस वन प्लस सी, तो सी अपन के पास कितना आ गया वन आ गया, ठीक है। सी वन आ गया तो सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो अपन के पास 2y इक्वल टू क्या आ गया e की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस वन, ये अपन के पास आंसर हो गया। ऐसा कर्व जो ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0 से, देखिए 0,0 इसमें डालेगा ना तो अपन को सेटिस्फाई कर देगा। तो ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 15, एक बार आंसर मिला लेते। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 2y, चलिए इसको ना इधर ही कर दिएगा तो इसमें देख लीजिएगा आप, 2y माइनस वन इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस कॉस x, ये अपन के पास आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपन के पास, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, ये अपन के पास इक्वेशन दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1, जो अपन के पास जनरल सॉल्यूशन आएगा ना उसको ना 1,-1 से पास करा देंगे और सी का वैल्यू निकालेंगे और आगे प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सेपरेट कीजिए, तो डी वाई एज इट इज, ये वाई वालों को इधर लीजिए तो वाई प्लस टू, ये आ गया एक्स प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स, इस डी एक्स को इधर बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा वाई अपॉन वाई प्लस टू डी वाई इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 1 प्लस टू बाई एक्स इसको लिख सकते हैं डी एक्स, इसमें ना प्लस 2 8 कीजिए और माइनस टू 8 कीजिए 2 घटा दीजिए, सीधा सी बात, 2 8 किया 2 घटा दिए। अब इसको ना सेपरेट करके लिख देते हैं, सेपरेट करके इसको एक तरफ इसको एक तरफ, तो इसको लिखते हैं तो वाई प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू माइनस टाइम्स 2 अपॉन वाई प्लस टू डी वाई, इतना तो लिख ही सकते हैं। इंटीग्रेशन 1 माइनस टू बाई एक्स डी एक्स, सॉरी 1 प्लस है, ये 1 प्लस, ये कैसे लिखे पता है, इसको एक तरफ लिखे, इसको एक तरफ, इसको एक तरफ, इसको एक तरफ, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ पे देखिए ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू इंटू डी वाई इक्वल टू क्या आ गया इंटीग्रेशन 1 प्लस टू बाई एक्स डी एक्स, ये अपन के पास इतना आ गया। इसको करना क्या, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो y आएगा माइनस है, इसको इंटीग्रेट किया 2 इंटू लॉग मॉड y प्लस टू इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो x आएगा प्लस 2 इंटू लॉग मॉड x प्लस c आएगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये अपन के पास आ गया जनरल सॉल्यूशन, एक तरह का जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिख दीजिए। अब क्या कर रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा कर्व निकालिए जो किस पॉइंट से पास होना चाहिए, इस पॉइंट से पास होना चाहिए, तो ये पॉइंट इसमें पास करा के सी निकाल लेते हैं। तो चलिए पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू, सॉरी नहीं दिख रहा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1 इसमें -1 माइनस टाइम्स 2 इंटू लॉग, इसमें y इक्वल टू -1 पुट कीजिएगा तो ये 1 बचेगा इक्वल टू x की जगह क्या पुट करना है 1 पुट करना है प्लस 2 इंटू लॉग 1 प्लस सी, ठीक है। ये पूरा क्वांटिटी जीरो, log 1 जीरो होता है, ये भी log 1 जीरो होता है, ये जीरो, तो इधर बचेगा -1 इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस सी, तो सी अपन के पास कितना बचेगा, सी अपन के पास आ गया माइनस टाइम्स 2, ये सी का वैल्यू ना इसमें पुट कर दीजिए, किसमें, इस जनरल सोल्यूशन जो आया ना इसमें डाल दीजिए जनरल सोल्यूशन, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, y इक्वल टू लॉग, सॉरी y माइनस लॉग y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर प्लस c की जगह अपन के पास क्या था माइनस टाइम्स 2, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर मिला, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है y माइनस एक्स प्लस 2, ये जो ये क्वांटिटी ने सबको एक जगह लिख दिया हुआ है, तो y माइनस एक्स प्लस
2 इक्वल टू ये जो जितना है ना लॉग वाला को एक तरफ लिखा तो लॉग एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो इधर प्लस में चला जाएगा तो लॉग वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या किया हुआ है, इसको ना लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला लगा दिया हुआ है। तो लॉग ये अपन के पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा का लॉग है। ठीक है, और ये अपन के पास एज इट इज है तो वाई माइनस एक्स प्लस 2, ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, अब अपन ना आंसर यहाँ पे भी छोड़ देते तो अपन का काम बन जाता, अपन को फुल मार्क मिल जाता। जो भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा 5 नंबर में से 1 मार्क भी नहीं काटता। वो अलग बात है कि आपके राइटिंग का काट लेंगे अगर आपका राइटिंग खराब है हमारी तरह तो। ठीक है, लेकिन अगर हमसे अच्छा राइटिंग है हमारे तरह खराब है तो जरूर काट लेंगे, 0.5 0.01 जो भी हो वो काट लेंगे। लेकिन अगर आपके राइटिंग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से लिख रहे हैं तो अपन को ना आपको फुल मार्क देंगे अगर आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो ये बस इधर उधर करके लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आगे सॉल्व कर देगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपन के पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। एक पॉइंट दे रखा, उस पॉइंट का पास क्या से हो रहा है 0, -2 से। ठीक है, गिवन दैट द एनी पॉइंट x, y, कोई पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए ए पॉइंट मान लेते हैं जो पास हो रहा है x, y से। ठीक है, ऑन द कर्व, ये कर्व पे है, x, y कर्व पे है। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, क्या कह रहा है कि इसका जो स्लोप है ना उसके टेंजेंट का एंड y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और जो टेंजेंट का स्लोप है ना दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट। ये क्या कह रहा है कि x जो क्या नाम है, एक मान लीजिए कोई कर्व है, ये कर्व है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट अपन के पास ए पॉइंट है जो x, y पे है। ठीक है, और इस पे जो स्लोप है ना, स्लोप ये जो m निकालना है, स्लोप निकालना है, और स्लोप और ये क्या नाम है x को ये y कोऑर्डिनेट दोनों का जो मल्टीपल है ना वो x कोऑर्डिनेट के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ए x, y। अपन ए पॉइंट माने हैं तो ए पॉइंट x, y पे स्लोप निकालता है। x, y पे स्लोप क्या होगा dy/dx। ठीक है, x, y पे dy से। अब क्या कर रहा है कि y कोऑर्डिनेट और इस स्लोप का जो मल्टीपल है ना वो x के बराबर है, तो y कोऑर्डिनेट और स्लोप का मल्टीपल ये यहाँ पे लिखिए बाय क्वेश्चन या गिवन लिख लीजिए, गिवन। ठीक है, तो y इंटू ये y कोऑर्डिनेट और स्लोप जो है ना टेंजेंट, जो जिस पॉइंट पे टेंजेंट कर रहा है उसका जो स्लोप है dy/dx वो x के बराबर है। ठीक है, तो ये अपन के पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, y इंटू डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा x dx। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कीजिएगा तो y²/2 इक्वल टू x²/2 प्लस c, ये अपन के पास आ गया। अब ये c निकालने के लिए अपन के पास कंडीशन दे रखा है। कौन सा कंडीशन, ये जो पॉइंट है क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। ये कह रहा है कि 0, -2 से पास कर रहा है, तो यहाँ पे पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2। ठीक है, तो y इक्वल टू -2 पुट कीजिए तो 4/2 ये आ जाएगा, और 0 पुट कीजिए 0 प्लस c, ये अपन के पास 2 कैंसिल और 2 आ जाएगा, तो ये अपन के पास 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा c, तो c का वैल्यू 2 आ गया, तो इसको इसमें पुट कर दीजिए, ये अपन के पास जनरल सोल्यूशन है, तो c का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा y² इक्वल टू x² प्लस 2। c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, c का वैल्यू यहाँ पे, अब इसको एलसीएम लेके 8 कर दिए, या y² इक्वल टू डायरेक्ट लिख दीजिए x² प्लस 4, ये अपन के पास आंसर हो गया। आंसर में ऐसा है तो ऐसा लिख दीजिए, या x² इधर उधर डाल के लिखा हुआ था वैसे डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 किधर गया, y² माइनस x² इक्वल टू 4 दे रखा है, तो इसको x² को इधर ले आया तो y² माइनस x² इक्वल टू 4, ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में अपन के पास एट द पॉइंट x, y एट एनी पॉइंट, तो p मान लेते हैं x, y of the curve the slope of tangent is twice the slope of segment joining point of contact। कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है, इसको q मान लेते हैं। ठीक है, -4, -3 ये पॉइंट है। ठीक है, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, पासिंग थ्रू -2, 1। तो एक कोई पॉइंट है a 2, 1 से पास हो रहा है।
ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक कर्व है, ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ये पॉइंट P माने थे तो x, y, ठीक है। एक कोई पॉइंट है, पता नहीं कर्व पे है कि कहाँ पे है, अपन को कुछ पता नहीं है, -4, -3 है। इसका जो स्लोप है ना, ये जो लाइन सेगमेंट बना है, इस लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है ना वो डबल है इस टेंजेंट के स्लोप से। और ये जो कर्व है ना, ये कर्व अपन को जो कोई पॉइंट है A उससे पास हो रहा है -2, 1 से, ये -2, 1 से पास हो रहा है, ठीक है। तो अपन का सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो लिखिए पहला नंबर, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, कौन लाइन सेगमेंट, ये जो अपन के पास ये जो x, y से पास हो रहा है, x, y और -4, -3, ये जो दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट के बीच में जो लाइन है, उस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना है। लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्लोप मैं मान के चलता हूँ कि आपको निकालने क्या आ रहेगा, y - y1 x अपॉन x - x1, तो y - y1, y - y1 -y1, तो y1 -3 है तो +3 हो जाएगा, अपॉन x - x1 तो x +4, x - x1 तो x क्या है अपन के पास 4 है, तो x +4 हो गया। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे लिखिए गिवन जो टेंजेंट का स्लोप है ना उस और लाइन सेगमेंट का वो डबल है टेंजेंट के स्लोप से। तो अपन के पास dy/dx इक्वल टू स्लोप अपन के पास ये है लाइन सेगमेंट का, तो y +3 अपॉन x +4, इसका जो स्लोप है ना डबल है किसके स्लोप से, टेंजेंट के स्लोप से। अपन के पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो dy ये x y +3 को इधर लाइए, इंटीग्रेट कीजिए, 2 कांस्टेंट है, 2 को इधर ही रहने दीजिए, dx अपॉन x +4, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, log mod x y +3 इक्वल टू 2 टाइम्स log mod x +4 माइनस लॉग सी, सॉरी प्लस सी, सी को सी भी लिख सकते थे लेकिन ये इंटरवल कांस्टेंट में, इसलिए सी को सी लिख दीजिए। सॉरी क्या नाम है, ये लॉग में है तो लॉग को लॉग सी लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको इधर लाइए, तो लॉग y +3 माइनस टाइम्स लॉग x +4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 को उधर ऊपर भेज देंगे तो प्लस इक्वल टू लॉग सी, ठीक है। इसको ना अपन क्या करना, log m - log n से तोड़ दीजिए, तो log y +3 अपॉन x +4 का होल स्क्वायर, इसको इतना लिख सकते हैं, ये अपन के पास आ गया इक्वल टू log c। तो अपन के पास क्या आ गया, y +3 अपॉन x +4 का होल स्क्वायर इक्वल टू log c, ये अपन के पास c आ गया। अब c को ये अपन के पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन, सीधा सी बात जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन को कोई कर्व ये पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट से इसको पास करा दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए पुट x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 1, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 तो 4 अपन के पास आ गया, x इक्वल टू -2 डालिए तो -2 + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू c, इससे ही कैंसिल आउट हो गया तो c अपन के पास 1 आ गया। इस c का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ये कैंसिल आउट कैसे हुआ, -2 + 4 तो 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, c अपन के पास 1 आ गया। तो अपन के पास इक्वेशन क्या आ गया, y +3 इक्वल टू c अपन के पास 1 डालिएगा तो इधर पुट भेज जाएगा तो x +4 का होल स्क्वायर, ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है। c 1 डाल के अपन इसे इधर मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, तो आप एक बार आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है x +4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y +3, यही अपन के पास आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपन के पास, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून being flat changes at the constant rate initially if initially its radius 3 unit and after 3 second it is 6 unit. फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड, कह रहा है t सेकेंड में रेडियस ऑफ बैलून निकालना है। सबसे पहले कह रहा है कि सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ द बैलून ये क्या भी मान लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बैलून। और अपन के पास क्वेश्चन में देगा dv/dt इक्वल टू k, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3
पाई आर क्यू। ठीक है, तो अपन के पास वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यू, ये अपन के पास dp/dt इक्वल टू के। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अपन जो कांस्टेंट है बाहर गया, 4/3 पाई इंटू dr/dt इक्वल टू के। इसमें दिक्कत, यहाँ अपन के पास इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर बाय 3r², ठीक है, इंटू dr/dt इक्वल टू के। ठीक है, अब इसमें ना k का वैल्यू आ जाएगा तो हमारा काम ही बन जाएगा। k का वैल्यू कैसे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4πr² dr, इसको ना इधर भेज देते तो dt इंटू के इंटू dt, इसको ना इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए इसमें ना इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 4πr² dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू dt, सॉरी ये dr होगा, ये dr इंटीग्रेट कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक, जब देखिए t इक्वल टू 0 पे इनिशियली t इक्वल टू 0 पे रेडियस 3 यूनिट था, t इक्वल टू 0 पे रेडियस 3 यूनिट था, और क्या कर रहा है, आफ्टर 3 सेकेंड इट्स 6 यूनिट, 3 सेकेंड के बाद रेडियस अपन के पास 6 यूनिट हो गया, 3 सेकेंड के बाद रेडियस अपन के पास 6 यूनिट हो गया, तो अपन के पास k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। देखिए k का वैल्यू किसके टर्म में आ जाएगा, अपन के पास पाई के टर्म में आ जाएगा, तो अपन इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये अपन के पास आएगा 4 पाई इंटू r² का इंटीग्रेट कीजिएगा तो r³/3, ये अपन के पास 3 से लेके 6 इक्वल टू के इंटू टी, ये अपन के पास है 0 से 3, इसको आप आगे प्रोसीड कीजिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, अब 4π3 कॉन्स्टेंट लिमिट से बाहर, 6³ माइनस 3³, ठीक है, 6³ माइनस 3³ इक्वल टू के इंटू 3। इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 4π/3, 6 का 36, 6 का 216 माइनस 3 × 9 = 27 इक्वल टू, ये अपन के पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3k। ठीक है, ये लिमिट सॉल्व की, इसमें डालिए 3 - 0 तो 3k ही आएगा। इसको 16 में से 7 गया, 7 8 15 9 7 16, ठीक है, 16 में से 7 गया तो 16 7 8 15 7 8 15 9 होगा, ठीक है, 9 होगा, यहाँ पे बचेगा 0, 10 में से 8 बचेगा, यहाँ पे अपन के पास ये अपन के पास 189, 4π इंटू 189/3 इक्वल टू 3k। ठीक है, इसको काटिए, 3 6 18, 3 × 9, इसको काटिए, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 21, 21 चौका 4 एकम 4, 4 दूनी 8 पाई, ये अपन के पास k का वैल्यू आ गया, k इक्वल टू अपन के पास आ गया 84 पाई। जब k का वैल्यू आ गया तो अपन के पास t भी आ जाएगा, k का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, कहाँ पे, इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 अपन के पास क्या है, इक्वेशन 1 अपन का 4r² dr इक्वल टू के dt। एक सेकेंड, इधर नहीं होने वाला काम, तो पेज ही पलटा लें, यहाँ पे लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ अपन इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था अपन के पास 4πr² dr, 4πr² dr, ये था ना इक्वेशन 1, हाँ इक्वेशन यह था 4πr² dr इक्वल टू के dt, इक्वल टू के dt। ठीक है, 4πr² dr इक्वल टू के का वैल्यू डालिए, के का वैल्यू अपन के पास कितना आया था 84 पाई, तो चलिए 84 पाई के का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ पे 84 पाई dt। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, जो सब कटने वाला काट दीजिए, कटने वाला है ना सबसे पहले, चलिए बाद में काट देंगे। अब इंटीग्रेट क्या, अपन के पास के का वैल्यू आ गया, अपन के पास कितना r चाहिए ना, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड। देखिए 0 सेकेंड पे रेडियस कितना था, 3 था, t सेकेंड पे अपन के पास रेडियस निकालना है, सॉरी t सेकेंड, फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड, t सेकेंड पे रेडियस निकालना है, t सेकेंड पे रेडियस अपन के पास मान लेते हैं r है। ठीक है, अपन के पास जो r आएगा ना वो t के टर्म में ही आएगा। ठीक है, तो t सेकेंड पे अपन r मान लेते हैं, तो इसको ये कीजिए 4πr³ 3 से लेके r तक, और ये 84 पाई t 0 से लेके t तक।
ठीक है। इसको आप ये कीजिए, क्या नाम है, इंटीग्रेट, ये लिमिट पुट कीजिए, 3 कांस्टेंट बाहर, तो 4 पाई अपॉन 3, ये अपन के पास आएगा आर क्यू माइनस 3Q, इसमें कोई दिक्कत, आर क्यू माइनस 3Q इक्वल टू 84 पाई इंटू टी। ठीक है, देखिए इसको ना आर क्यू को इधर ही रहने दीजिए, माइनस 3Q को इधर ही रहने दीजिएगा। इसको क्या करना है, 84 पाई को ना इसको मल्टीप्लाई, 84 पाई मल्टीप्लाइड बाय 3/4 पाई इंटू टी। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पाई से पाई कैंसिल आउट, 21 दिया, ये अपन के पास कितना आ जाएगा, 21 3 एकम 3 और 3 दूनी 4, 63T, और आर क्यू माइनस ये अपन के पास कितना आएगा, 3 3 9 3 27, तो आर क्यू अपन के पास कितना आ जाएगा 63T प्लस 27, तो आर अपन के पास कितना आ जाएगा 63T प्लस 27 की पावर 1/3, यही अपन के पास आर था। एक बार आर का आंसर देख लेते हैं। आर है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 12, क्वेश्चन नंबर 12 किधर गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में है 63T प्लस 27 की पावर 1/3, ये अपन के पास था क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है अपन के पास इन बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज द रेट ऑफ R% से प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है पर ईयर, ठीक है, पर ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ़ 100 रुपया डबल इट्स सेल्फ इन 10 ईयर। क्या कर रहा है, 10 साल में जो 100 रुपया है ना वो डबल हो जाएगा 10 साल में 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 100 अपने आप डबल हो जाएगा 10 साल में। तो क्या कर रहा है, R निकालने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ R, वो जो R% है वो निकालने के लिए। तो क्या कर रहा है, लेट, यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट P बी द प्रिंसिपल अमाउंट, P बी द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और R बी द, यहाँ पे रेट लिख दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R%, ठीक है, R% है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, dp/dt, dp/dt क्या हो जाएगा अपन के पास, R/100 इंटू पी, किसका है, तो p का परसेंटेज है R%, तो R/100 इंटू पी, ठीक है। तो इसको वेरिएबल से अलग अलग कीजिए, तो dp/p इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/100 इंटू टी, ठीक है। ये अपन के पास यहाँ तक हमारे पास हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जब t इक्वल टू 0 था तो r अपन के पास 100 था, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट 100 था। t इक्वल टू 0 पे प्रिंसिपल अमाउंट, लिमिट लगा दीजिए आप, t इक्वल टू 0 पे प्रिंसिपल अमाउंट 100 था, और अपन के पास 10 साल बाद क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 10 साल पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्या डबल हो जाएगा। 10 साल बाद अपन के पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, 10 साल बाद डबल हो जाता है। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये अपन के पास आ जाएगा log p, लिमिट अपन के पास 100 से लेके 200 तक इक्वल टू R/100 इंटू, सॉरी dt होगा या t नहीं होगा, यहाँ पे dt होगा, तो ये अपन के पास t लिमिट 0 से लेके, सॉरी 10 साल तक। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो log 200 माइनस log 100 इक्वल टू R/100 इंटू 10 माइनस 0, लिमिट लगा दें तो 10 माइनस 0, अपन को तो R ही निकालना था, 10 माइनस 0 ये अपन के पास हो गया। तो इसको अपन सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए तो log 200/100 log m/n से सॉल्व किए, या R/100 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 2 बचेगा, log 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/10, तो R अपन के पास कितना आ जाएगा, 10 इंटू log 2, इतना ही पे छोड़ सकते हैं, यही अपन के पास R आ गया, R निकल गया। आंसर देख लेते हैं, आंसर 2 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू डाल देगा तो आंसर है अपन के पास 6.93%, ठीक है। तो अपन के पास R निकालना है, R ना अपन के पास ये क्या नाम है पॉइंट बनाना है, तो log 2 का वैल्यू डाल दीजिए। क्वेश्चन में ना log बेस E2 का वैल्यू दे रखा है, log बेस E2 का वैल्यू अपन के पास है तो 10 इंटू 0.6931, ठीक है, R इक्वल टू, तो 2 का वैल्यू है, log 2 का वैल्यू है, इसे मल्टीप्लाई किया तो 6.931%, ये अपन के पास आंसर हो गया। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है अपन के पास, इन अ बैंक प्रिंसिपल इज इंक्रीज एट द रेट 5%, तो हमारे पास R दे रखा है 5% से, ठीक है, पर ईयर अमाउंट ऑफ
1000 इज डिपॉजिट विद दिस बैंक। कहा है इनिशियली 1000 रुपया, हाँ 1000 रुपया ये डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, विद दिस बैंक, इसी बैंक में 1000 रुपया डिपॉजिट है। हाउ मच विल बी वर्थ आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना रुपया हो जाएगा, 10 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। अपन के पास ई का वैल्यू दे रखा है, ई 0.5 इक्वल टू 1.648 दे रखा है, ठीक है। आई थिंक ये कहीं पे काम आएगा, ये जो वैल्यू दे रखा है ना, जो क्रिटिकल वैल्यू होगा ना, जो वैल्यू आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, वो वैल्यू आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे ये वैल्यू कहीं ना कहीं यूज आएगा, नहीं यूज आएगा तो छोड़ दीजिएगा, ऐसे कहीं ना कहीं यूज जरूर आएगा इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट पी बी द प्रिंसिपल अमाउंट, पी बी द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। पी प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, आर अपन के पास कितना दे रखा 5%, तो अपन के पास डी पी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी हो जाएगा आर परसेंट इंटू पी, आर परसेंट इंटू पी हो जाएगा डी पी बाई डी टी। तो ये तो अपन के पास आर है 5%, तो 5/100 इंटू पी डी पी बाई डी टी हो गया। अपन ना वेरिएबल सेपरेबल से अलग अलग करते हैं, तो डी पी बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/100 इंटू डी टी, ठीक है। इसको काट दीजिए, 20 से कट जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब हम बैंक में जमा करते हैं, मतलब बैंक में जमा t इक्वल टू 0 पे बैंक में जमा करते हैं, तो जिस दिन जमा करेंगे वो t इक्वल टू 0 होगा। t इक्वल टू 0 पे हम कितना अमाउंट कर रहे थे, 1000 रुपया अमाउंट जमा करते हैं, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे। अब कह रहा है कि t इक्वल टू 10 साल पे 10 साल पे हमें कितना अमाउंट पे होगा, हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो t इक्वल टू 10 साल पे p अमाउंट p हमें मिल गया, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो log p, लोअर लिमिट अपन के पास 1000, अपर लिमिट p इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए तो 1/20 इंटू टी, लोअर लिमिट अपन के पास 0, अपर लिमिट 10, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो log p माइनस log 1000, ठीक है, ये 1000 हो गया, इक्वल टू ये अपन के पास इसको 1/20 इंटू 10 माइनस 0। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, लिमिट में ये लिमिट लगा रहे हैं, इंटीग्रेट करने के बाद ये अपन के पास आएगा log p इक्वल टू, p अपन के पास निकालता है तो बाद में कैसे होगा, ये अपन के 10, तो 1/2 माइनस ये प्लस हो जाएगा log 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, तो 1/2 प्लस ये अपन के पास आ जाएगा 3 इंटू log 10, ये अपन के पास इतना आ गया। इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको ना log p ही रहने दीजिए यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको ना 3 इधर ही रहने दीजिए। अब क्या करिएगा, इसको ना इधर पलटा दीजिए, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर 1/2 प्लस log 10 की पावर 3, ये लिख सकते हैं। देखिए गुना में, देखिए ये पावर कब जुड़ता है, जब गुना में होता है, तो e की पावर 1/2 इंटू e की पावर log 10 की पावर 3, ये आ गया अपन के पास। अब देखिए गौर से देखिए, अब यहाँ पे ना कुछ काम नहीं है, बस ई सॉल्व करना है। ई की पावर 1/2 0.5 आ गया ये, इंटू ये देखिए, इसको ना एक प्रॉपर्टी होती है ए इंटू लॉग बेस 10 या बेस ई पी, तो इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, पी मान लिए, तो इसको अपन लिख सकते हैं पी इंटू लॉग ई की पावर ए, ठीक है, ई की पावर, तो ऐसे ही सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व किया तो इंटू 10 की पावर 3 इधर आ जाएगा, लॉग ई आ जाएगा, लॉग ई अपन के पास 1 है, ये बेस ई है तो लॉग अपन के पास 1 हो गया, तो अपन के पास 10 है तो 10 की पावर 3 इंटू ई की पावर 0.5 का वैल्यू इधर रखा है, ई की पावर 0.5 का क्वेश्चन में वैल्यू था 1.648, ये अपन के पास इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के 1648 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपन के पास प्रिंसिपल अमाउंट 10 साल बाद इतना मिलेगा, P इक्वल टू 10 साल बाद इतना मिलेगा। ये अपन के पास आंसर है। 21 का एक बार आंसर दे लेते, 21 का आंसर है अपन के पास 1648, ये अपन के पास 10 साल बाद मिलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है अपन के पास, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट 1 लाख, क्या कर रहा है 1 लाख बैक्टीरिया काउंट है, द नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 10%, 10% से बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है, कितना आवर में 2 घंटा में। इन हाउ मेनी आवर्स विल बी काउंट रीच 2 लाख, क्या कर रहा है 2 लाख जब बैक्टीरिया काउंट होगा, 2 लाख जब बैक्टीरिया काउंट होगा तो कितना समय लगेगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। 2 लाख जब बैक्टीरिया काउंट हो जाए तो कितना समय लगेगा। और इसमें आगे कह रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ
ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ परसेंटेज। जो रेट ऑफ बैक्टीरिया है ना वो नंबर ऑफ परसेंट के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट y बी द बैक्टीरिया काउंट एट एनी टाइम t। ठीक है, एनी टाइम टी पर ये क्या नाम है वाई हम बैक्टीरिया अकाउंट मान लिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लीजिए बाय क्वेश्चन या बाय प्रॉब्लम लिख लीजिए डी वाई बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज, जितना बैक्टीरिया हो रहा है उतना। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो चलिए कांस्टेंट लगा देते हैं डी वाई बाई डी टी अपन के पास क्या आ जाएगा के लगा देते हैं तो के वाई। ठीक है, अब इसको क्या करना है वेरिएबल से वेरिएबल से चेंज कीजिए, तो डी वाई बाई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा के डी टी। ये अपन के पास इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसमें क्या कर रहा है कि अपन के पास के आ जाएगा और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो आ जाए तो अपन के पास काम ही बन जाएगा। तो इसमें ना अपन के पास t इक्वल टू 0 पे बैक्टीरिया काउंट अपन के पास पता नहीं है, t इक्वल टू 2 पे बैक्टीरिया काउंट पता है, तो अपन के पास यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ना अपन ना इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट डी वाई बाई वाई इक्वल टू के डी टी इंटीग्रेट करते हैं। t इक्वल टू 0 पे बैक्टीरिया काउंट अपन मान लेते हैं y नॉट है, t इक्वल टू 0 पे अपन के पास कुछ पता नहीं है तो बैक्टीरिया काउंट मान लेते हैं y नॉट है, t इक्वल टू 0 पे। और t इक्वल टू t पे यहाँ पे लिख लीजिए, लिखना ही सॉरी t इक्वल टू 2 पे ये लिमिट डी टी ला रही है, t इक्वल टू 2 पे है। जब y नॉट है तो 10% इंक्रीज होता है 2 घंटा में। क्वेश्चन में नहीं रखा है कि 10% इंक्रीज इन 2 आवर, तो 2 आवर में 10% इंक्रीज हो रहा है, तो 10% इंक्रीज हो तो y नॉट का 10%, तो y नॉट का 10% y नॉट प्लस y नॉट 10 y नॉट बाई 100 10% यही होगा ना। y नॉट 10% इंक्रीज करती है तो 10% इंक्रीज, तो इसको ना सॉल्व करने के लिए तो अपॉन डी वाई बाई वाई ये अपन के पास आ गया, तो y नॉट और ये अपन के पास आ जाएगा 11 y नॉट बाई 10। इस पूरा क्वांटिटी को सॉल्व कीजिए, ये आएगा इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन डी टी 0 से 2। यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या सॉल्व कीजिए, तो लॉग y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन के पास, लिमिट अपन लगा देते हैं y नॉट से 11 y नॉट बाई 10 तक इक्वल टू के इंटू लिमिट ये अपन के पास t आ गया 0 से 2 तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया जाए तो अपन के पास कितना आ जाएगा, log 11 y नॉट बाई 10 माइनस log y नॉट इक्वल टू के इंटू 2 माइनस 0। ये अपन के पास अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा log 11 बाई 10 इक्वल टू 2k। तो अपन के पास यहाँ से k आ गया, क्या अपन के पास आ गया 1/2 log 11 बाई 10। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 22 का, 22 चल रहा है अभी। तो ये अपन के पास क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, तो अपन का आधा से ज़्यादा काम बन गया। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना उसको ना इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। ये जो इक्वेशन है ना 1 में डाल दीजिएगा और इसको ना फिर से इंटीग्रेट कीजिए। अपन को क्या टाइम ही चाहिए ना, तो टाइम भी आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इसमें डालिए, तो इधर अपन लिखते हैं, तो अपन डी वाई बाई वाई इक्वल टू क्या है के इंटू डी टी। तो अपन के पास के का वैल्यू क्या है, डी वाई बाई वाई इक्वल टू के का वैल्यू अपन के पास 11 1/2 log 11 बाई 10 इंटीग्रेशन सॉरी डी टी। ये अपन के पास इतना आ गया। इसमें कोई दिक्कत, अपन के पास ना एक इक्वेशन आ गया, इसमें ना आप जो मन चाहे वो निकाल सकते हैं। चलिए इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। t इक्वल टू 0 पे बैक्टीरिया काउंट कितना था, y नॉट था। t इक्वल टू t पे हमारे पास बैक्टीरिया काउंट पता नहीं है, तो t इक्वल टू t पे y मान लेते हैं। ठीक है, t इक्वल टू t पे y मान लेते हैं। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो अपन के पास कितना आ जाएगा log y लिमिट y नॉट से y इक्वल टू 1/2 log 11 बाई 10 इंटू सॉरी t लिमिट 0 से t तक। ठीक है, अपने पास t इक्वल टू t पे बैक्टीरिया काउंट आ गया, तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा log y माइनस log y नॉट। t इक्वल टू 0 पे y नॉट माने थे, तो y नॉट इक्वल टू 1/2 log 11 बाई 10 इंटू t। ये अपन के पास आ गया। इसको अपन सॉल्व करते हैं, log y अपॉन y नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 log 11 बाई 10 इंटू टी। ये अपन के पास इतना आ गया।
अब देखिए टी का वैल्यू आ गया, टी का वैल्यू आ गया, अब टी का वैल्यू आ गया तो अपन के पास सब कुछ आ गया। टी इक्वल टू जीरो पे अपन के पास टी इक्वल टू जीरो डालेंगे तो बैक्टीरिया काउंट इतना आ जाएगा, टी इक्वल टू जो भी डालेंगे उसमें बैक्टीरिया काउंट आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है आगे। ठीक है, तो इसको अपन याद रखिए। आगे कह रहा है कि जो बैक्टीरिया काउंट है ना 1 लाख से 2 लाख, वो मान लेते हैं कि t1 सेकेंड में हो रहा है। तो यहाँ पे अपन लिखिए लेट t1 बी द टाइम व्हेन बैक्टीरिया काउंट, एक सेकंड कलम खत्म हो गया, बैक्टीरिया काउंट t1 बी द टाइम बैक्टीरिया काउंट फ्रॉम 1 लाख से 1 लाख टू 2 लाख। ठीक है, T1 क्या था, बैक्टीरिया काउंट है 1 लाख से 2 लाख के बीच में। ठीक है, तो अपन के पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y0। ठीक है, y इक्वल टू 2y0। तो चलिए अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, T1 की जगह T1 डाल दीजिए, बाद में कि y की जगह y0 डाल दीजिए। तो अपन के पास फ्रॉम, इसको था इक्वेशन क्या माने थे 1, इधर क्या था इक्वेशन 1 था, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 से देखिए y की जगह 2y0 डाल लीजिए, तो log 2y0 बाई y0 इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू कितना सेकेंड में, t1 सेकेंड में। तो y0 से y0 कैंसिल आउट, तो अपन के पास T1 आवर में, तो T1 अपन के पास कितना आ जाएगा, ये अपन के पास आ जाएगा log 2 अपॉन log 11/2, ये अपन के पास 1/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये अपन के पास टाइम हो जाएगा t सेकेंड, t जो भी t आवर में होगा ये आवर में हो जाएगा। ठीक है, h आवर को डिनोट करता है। तो एक बार आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये था 22, 2 इंटू log 2 अपॉन log 10 होगा, ये 11/10, ये अपन के पास आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में अपन के पास द जनरल सोल्यूशन ऑफ ये किसका है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, ये चारों ऑप्शन में सॉल्व देखना है। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई 8 है, पावर 8 है तो मतलब मल्टीप्लाई में पावर 8 होता है, तो ई की पावर x इंटू ई की पावर y। ठीक है, तो इसको अपन सेपरेट कर देते, तो डी वाई अपॉन ई की पावर y इक्वल टू डी एक्स और ई की पावर x। इसको बहुत सारे इंटीग्रेट कीजिएगा, तो इसको इंटीग्रेट किया तो ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई की पावर x डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट तो आराम से कर सकते हैं, ई की पावर माइनस वाई अपॉन -1 इक्वल टू ये -1 क्या, y का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट अपॉन में आता है, तो -1 ई की पावर x प्लस सी। ठीक है, तो ये अपन के पास आ गया माइनस टाइम्स ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी। ठीक है, इसको इधर कीजिएगा तो अपन के पास आएगा माइनस टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस टाइम्स प्लस एक्स ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू प्लस सी। ठीक है, ये अपन के पास है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ई की पावर x प्लस ई की पावर वाई माइनस टाइम्स इसको इधर भेजिएगा तो माइनस सी। इस सी को ना कोई नया कांस्टेंट मान लीजिए ए मान लीजिए। ठीक है, तो ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ए। इसमें ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन ए है, ए कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसको नया कांस्टेंट सी भी फिर से मान सकते हैं। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एक बार आंसर दे लेते हैं, पहला ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का को ये एक्सरसाइज, इसी के साथ एक्सरसाइज कौन सा था, ये एक्सरसाइज 9.4, ये एक्सरसाइज 9.4 द एंड। ठीक है, अब अगला वीडियो से अपन बताएंगे एक्सरसाइज 9.4 के बाद 9.5 है, होमोजीनियस है। हाँ 9.5 आई थिंक होमोजीनियस ही होगा, हाँ 9.5 है। तो 9.5 में होमोजीनियस है, उसके बाद हाँ होमोजीनियस ही वाले क्वेश्चन है। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन वो अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे। अगर इस वीडियो में अगर अभी तक कोई दिक्कत है, परेशानी है अभी तक इस चैप्टर में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा।
अगर आपको इससे पिछले एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है तो आप पीछे हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। यानी तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, जिस भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में, अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।